हो गया? तो कैसे हो बच्चों? तो कैसे हो बच्चों? मेरा नाम राजवंश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 9 जो है हमारे पास ओलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट पैरेलैक्स, जो थोड़ा बहुत अर्ली ओपी आ चुका है। देखो एग्जैक्टली 4 बज चुके हैं बेटा, ठीक है? जरा अपना टाइम मैच करो। देखो हमारा, हम कभी लेट नहीं आते यहाँ पर, ठीक है? यस, अर्ली ओपी सभी को वरदान मिलता है सभी को वरदान मिलता है कि आप अपने एग्जाम्स में कभी भी लेट नहीं होंगे। और ऐसी अर्ली ओपी चलता रहा तो हम आपको प्लेसमेंट्स के लिए भी, जब वो आप आईआईटी में पहुंचोगे तो प्लेसमेंट्स में भी कई बार लेट ओपी होता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है? हुआ क्या, वो हमेशा फेल होता रहता था, ठीक है? ही वॉज द फर्स्ट पर्सन इन आर कॉलेज टू गॉट प्लेस इन अ वेरी बिग कंपनी कॉल्ड स्लम्बर्जर, और उसका प्लेसमेंट आई थिंक 38 लाख का था। वो उसका जब इंटरव्यू था तो वो जो भी कपड़े पहन के गया था वो इंटरव्यू वाले उसमें चला गया। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि डोंट यू हैव अ सेंस टू ड्रेस अप इन अ इंटरव्यू? तो उसने बोला कि सर आई थॉट यू आर गोइंग टू जज ऑन माय पर्सनैलिटी रेदर देन ऑन माय क्लोथ्स ठीक है? तो मैं कहूंगा कि आप सभी को जो भी अर्ली ओपी लिख रहे हैं, आप अपने सभी प्लेसमेंट्स के टाइम पर बहुत पहले पहुंच जाएंगे, आपको वो ह्यूमिलेशन झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो मेरा नाम राजवंश सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 9 जो है हमारा डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर। तो भाई और बहनों, पहले बताओ, आज सिस्टर्स डे तो नहीं है ना? तो फिर बहनों और बहनों बोलना पड़ेगा, ठीक है? पहले बताओ, आज सिस्टर्स डे तो नहीं है ना? उस दिन तो भैया ब्रदर्स डे था, तो भाई और भाइयों से हम लोगों ने करा, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। हम बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, और आई होप आप भी सब लोग सही होंगे, ठीक है? वेरी गुड। हेयर कट नहीं हो पाया यार, हेयर कट नहीं हो पाया, ठीक है? मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, लेकिन तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई कोई भी बीमारी से नीचे नहीं झुकता है ठीक है? एंड आई होप कि आप भी चाहे कैसा भी होगा पढ़ते रहेंगे, ठीक है? हाँ, हमेशा खुश रहना चाहिए। बच्चा कह रहा है सर आप गधे भी खुश रहते हो, हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे प्रॉब्लम हो तब भी स्माइल करते रहो। ओके, वेरी गुड। तो स्टार्ट किया जाए आज का कमांडोज। फिजिक्स वाला आर्मी ने यह जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल्प फिनिश इट। हाउ द जोश, बताओ भाई, हाउ द जोश। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाय सर लिख रहे थे, हाय सर, जो वाला डायलॉग है ना, हाउ द जोश वाला, बताओ भाई। बिल्कुल, हाय आने लग गया, आने लग गया। सारे इंडियन कमांडोज बन चुके हैं हमारे बच्चे अर्जुन जेई में, ठीक है? अर्जुन का तीर बाण छोड़ के बंदूकें उठा ली है बच्चों ने 9वें लेक्चर तक आते आते। बहुत सही, बहुत सही। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पिछले लेक्चर में हम लोग, आज का हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज पैरेलैक्स मेथड, जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा बचा हुआ है वो खत्म करेंगे। एक ओलिक एसिड, ठीक है? ये वैसे तो कंपटीशन में नहीं आता, लेकिन ये आपके सीबीएसई में आएगा, ठीक है? स्कूल में पूछा जाता है, तो हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ऑल्दो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, राउंड ऑफ पढ़ चुके हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि वो फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट ईयर्स में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं। बहुत सही, बहुत सही भाई, हाई जोश आ गया बिल्कुल। अब तुम्हारा भाई आग लगा देगा यहाँ पर, ठीक है? कतई आग लगा देंगे। बहुत सही। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन, आई होप आज हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीशन तक भी पहुंच जाएं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग एरर्स की करेंगे। ओके, तो चला जाए भाई। पैरेलैक्स मेथड हल्का सा रिवाइज करा दिया जाए। मैंने कहा था कि एक पैरेलैक्स हमारे पास इशू क्या होता है, अगर हम लोग अपने नॉर्मल इंसान के हिसाब से देखें तो हमारी 2 आंखें हैं, ठीक है? हमारी 2 आंखें हैं, होवरैंक के जैसे एक आंख नहीं है, ठीक है? हमारी 2 आंखें हैं। तो हम लोग जब फोकस करते हैं किसी चीज पर तो हमारी दोनों आंखें इंडिविजुअल इमेजेस बनाती हैं, इंडिविजुअल इमेजेस बनाती हैं। ओके, अगर हम लोग लेफ्ट से देखेंगे तो एक पोजीशन मिलेगा, राइट से देखेंगे तो एक और पोजीशन मिलेगा। वो दोनों इमेज हमारे दिमाग में जाती है और दिमाग कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करके उसकी मीन पोजीशन बनाता है, सो दैट जब भी हम लोग उसको टच करते हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन हमें पता लग जाती है, राइट? तो बेसिकली यहां पर पैरेलैक्स, अगर हम लोग मेथड की बात करें तो ये एक सिंपल सा टेक्निक है जहां पर हम लोग अपना नॉर्मल एनालिसिस यूज करते हैं, वेयर थीटा ये है, आर्क लेंथ, ठीक है, रेडियस ये है, एंड आर्क लेंथ इज दिस इज आर्क लेंथ, ठीक है? ये हम लोग यूज करते हैं। अब जब हमारे पास थीटा स्मॉल होता है बेटा, जब हमारे पास ये एंगल बहुत स्मॉल होता है तो ये बेसिकली कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, आधे बच्चे कहते हैं सर वो तो आर्क लेंथ होना चाहिए ना,
ठीक है, आप इसको हमेशा सीधा क्यों मान रहे थे बेटा? जब हमारे पास थीटा अगर स्मॉल है तो लॉजिकली समझो ये वाला आर्क तो घुमा ही नहीं होगा, थोड़ा सा घुमा होगा, तो ऑलमोस्ट मैं इसको लीनियर पार्ट मान सकता हूं। लीनियर पार्ट हम लोग मान सकते हैं व्हेन थीटा इज स्मॉल। ठीक है, तो हमारे पास इनके बीच का रिलेशन हमें पता है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। और भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है, वो ये है कि अगर किसी रिलेशन में 3 वेरिएबल है, जैसे थीटा है, आर्क लेंथ है और रेडियस है, अगर मुझे इनमें से 2 पता लग जाए, अगर इनमें से मुझे 2 पता लग जाए तो मैं तीसरा निकाल सकता हूं। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। अगर मुझे 2 पता लग जाए तो हम लोग तीसरा निकाल सकते हैं। ओके, बहुत सही। चलो आओ देखे जाए। तो बेसिकली पैरेलैक्स मेथड होता कुछ नहीं, जो हम लोग कह रहे थे ना कि ये आगे पीछे शिफ्ट कर रहा है तो हमारी आंखों पे एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को ये पूछा गया है कि कितना शिफ्ट कर रहा है, तो मेरे को इसका मेरे अपने हाथ का लेंथ पता है, मान लो 1 मीटर है। अरे मान लो 1 मीटर है, हमें ये एंगल पता लग गया, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने निकाल लिया भाई कितना एंगल घूम रहा है। मुझे एंगल पता है, रेडियस पता है, तो मैं ये शिफ्टिंग निकाल सकता हूं। उल्टा, अगर मेरे को शिफ्टिंग पता है, अपने हाथ का लेंथ पता है, तो ये मेरी आंखों पे कितना मीन एंगल बना रहा है वो भी पता लग सकता है। तो दिस इज कॉल्ड अ पैरेलैक्स मेथड, जहां पर हम लोग, ठीक है, अरे 16 वॉट वाले, हाँ देखते हैं भाई, देखते हैं, रुक जाओ, मैंने कहा था ग्रुप में डालने के लिए, उस समय तो डाला नहीं। ठीक है, 16 वाट वाला देखते हैं। ठीक है, माइक प्रॉब्लम, आई होप आवाज तो आ रही होगी। जरा थम्स अप और थम्स डाउन करना, जरा माइक की प्रॉब्लम है क्या? थम्स अप और थम्स डाउन भाई और बहनों, माइक की प्रॉब्लम है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, माइक की प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है तो थम्स अप, नीचे आ रही है तो थम्स डाउन, मतलब खराब आ रही है तो थम्स डाउन। बताओ भाई, थम्स अप अगर माइक का प्रॉब्लम है, अगर आवाज आ रही है तो थम्स अप, सॉरी कंफ्यूज हो जाओगे, आवाज आ रही है तो थम्स अप, आगे बढ़ेंगे। बहुत सही बेटा, जिनका थम्स डाउन आ रहा है अपना मोबाइल चेक करिए। ठीक है, ईयरफोन लगा लो ढंग से, हाँ कतई स्मार्ट हो रहे हो हैं ईयरफोन पहले से लगा रखे होंगे और खराब तरीके से लगा, बहुत सही बहुत सही। ठीक है, अब तो बेसिकली हमारे पास पैरेलैक्स मेथड में हम लोगों को एक सिंपल सा रिलेशन यूज करना है। मैंने आंखों वाले से क्यों रिलेट किया, मैंने कहा कि हमारे आंखों की वजह से कितना शिफ्टिंग हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस से निकाला जा सकता है। मेरे को अपने हाथ का लेंथ पता है, और मान लो मैंने इसके पीछे एक पेपर लगा लिया, एक आंख से बंद करा मार्क कर लिया, दूसरे आंख से बंद करा मार्क कर लिया। जैसे मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एक आंख से बंद करा, मेरे को यहां दिखा, मैंने मार्क कर लिया, दूसरी आंख से देखा मेरे को यहां, तो ये लेंथ मेरे को पता लग गया। ठीक है, मेरे को अपने हाथ का लेंथ पता है, तो ये मेरे आंखों पे कितना एंगल बना रहा होगा ये पता लग जाएगा बाय दिस फॉर्मूला। दिस इज द पैरेलैक्स मेथड, इसको हम यूज करते हैं लार्जर डिस्टेंसेस को कैलकुलेट आउट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नियर बाय स्टार और एक डिस्टेंस स्टार, नियर बाय स्टार मैंने पिछली क्लास में बताया था, उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नियर बाय स्टार, जैसे मान लो बेटा हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, या फिर इस टाइप से ये अर्थ है। मैंने आपको कहा था बेटा हमारे पास यूनिवर्स में कुछ प्लैनेट्स हमारे पास भी हैं, सेलेस्ट्रियल बॉडीज कह सकते हैं, जैसे सन है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, मून है, ये सब हमारे पास है। लेकिन अगर मान लो मेरे को दूर के किसी स्टार का पोजीशन चाहिए, वो कितना दूरी है, ठीक है, तो भाई जो दूर का स्टार होता है वो तो आंखों पे बहुत छोटा एंगल बनाएगा, मैं मेजर ही नहीं कर पाऊंगा, हाँ या ना? ठीक है, मेजर करने में दिक्कत आएगी ना। तो हम लोगों ने कहा कि भैया दूर दूर हो जाए, मान लो यहां पे एक स्टार था, तो एक बंदा अर्थ के इस कोने से इसका पोजीशन निकाल ले। ठीक है, तो उसने बता दिया कि भाई ये वाला एंगल था θ1, तो ये वाला एंगल मिल गया θ1, मतलब θ1 देखना, देखते चलना क्या क्या हमारे लिए नोन है, ये बंदे ने बता दिया। दूसरा बंदे को हमने टिकट दी, भैया दूसरी साइड जाओ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर और यहां से उस स्टार को देख के बताओ, तो उसने एंगल θ2 नाप के हमें यहां पे बता दिया, मींस θ2 भी नोन है, बंदे ने बताया है। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास बेटा माइक के लिए अभी सबसे मैंने वोटिंग करवाई है डेमोक्रेसी में। ठीक है, सबने कहा माइक की इशू नहीं है। ठीक है, जिनका माइक का इशू आ रहा है दोबारा से एक बार स्टार्ट करिए और अपना जो कहते हैं ना 3mm का जैक ढंग से लगाइए। हाँ, अब जरा स्टार्ट करना। तो θ1 प्लस θ2 ये पूरा एंगल कहीं ना कहीं हमारे पास एक नोन आ गया।
डायमीटर ऑफ अर्थ हमें पता है क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर होता है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये भी हमें पता है, नोन हो गया। तो हमें, मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, हम लोग इस चीज को यूज करके डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखना, यहां पर थीटा क्या बनेगा, यहां पर ये हमारे पास पैरेलैक्स एंगल बनेगा, पैरेलैक्स एंगल बनेगा। ठीक है, दैट विल बी थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमारे पास आर्क लेंथ, ये जरा देखो एंगल छोटा होता है, ये हमारे पास ये बेसिकली आर्क लेंथ बन जाएगा विच इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ अर्थ, ये मिल गया। और भाई और वही ना, अरे और हमारे पास जो ये वाला लेंथ था, जरा ये देखो, ये वाला रेडियस जो था, ठीक है, रेडियस बेसिकली हमारे पास बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ स्टार, डिस्टेंस ऑफ स्टार। ओके, तो हमारे पास रेडियस बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ स्टार, जो हमें चाहिए था। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार अगर मैं निकालना चाहूं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2, खत्म, क्वेश्चन हो गया, हमें मिल जाएगा। अब बताओ थम्स अप या थम्स डाउन, समझ आया या नहीं आया, थम्स अप और थम्स डाउन। ठीक है, आधे बच्चे अर्थ तो सर्कल है नहीं, अरे यार सर्कल, मैं स्फेयर बना रहा हूं, 2 डायमेंशन पे स्फेयर को तो सर्कल के फॉर्म में ही दिखाओगे ना। ऐसे हमारे पास अर्थ है, एक कोने से इसने देखा, एक कोने से इसने देखा, तो एंगल आ गया। थम्स अप या थम्स डाउन भैया, अरे ओ जल्दी से बताओ रे, हमें खुजली हो रहा है, बहुत पढ़ा, आज बहुत तेज पढ़ाना आ रहा है, बहुत तेज पढ़ाना आ रहा है। ठीक है, हाँ बताओ भाई, क्लियर है, राइट, क्लियर है, बहुत सही। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये जो डिस्टेंस आया है स्टार का, वो तो इधर से इधर आया है इस वाले पॉइंट के लिए, अरे अर्थ का रेडियस जो है उस डिस्टेंस के लिए बहुत कम है, तो हम लोग, मैंने क्या कहा था, ये अप्रोक्सीमेट, ये हुई ना बात, ये हुई ना भाई और बहनों, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। तो भाई ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इतना बड़ा आता है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये कम है, हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ अप्रोक्सीमेट मेथड, दिस इज अ अप्रोक्सीमेट मेथड, वेरी गुड। तो अब बात आई कि नियर बाय जो आसपास के स्टार है सोलर सिस्टम से बाहर, हमें उनका डिस्टेंस निकालने का ये तरीका पता लगा। ठीक है, अब डिस्टेंट स्टार बहुत दूर है तो क्या करें, उसका तो एंगल और छोटा आएगा। ठीक है, अगर मान लो ये हमारे पास अर्थ है, उससे बहुत दूर है, अगर हम लोग यही मेथड लगाएं तो ये एंगल विल बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। समझ रहे मैंने क्या बोला? अगर ये स्टार बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो हम लोग इधर और इधर जाके भी कुछ कर नहीं पाते। ठीक है, कुछ कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि ये एंगल बहुत स्मॉल आएगा। मींस अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर जाके भी अगर आप एंगल निकालोगे तो बहुत छोटा आएगा, तो दिक्कत हो गई। तो हम लोगों ने क्या करा, भाई बहुत दूर है ना, हम लोग, इंसान के पास दिमाग है, हम लोग कहेंगे मान लो ये सन है और सन की ये अबाउट अर्थ की एक ऑर्बिट है। ध्यान से सुनना, डिस्टेंस स्टार के लिए क्या करते हैं, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ है। अर्थ है सर जी, 2 अर्थ कहां से आ गई? अरे 2 अर्थ नहीं है, ध्यान से सुनो। हमारे पास मान लो जनवरी में ठंड का मौसम था, तुमने चाय की वो केटली उठाई, थोड़ी सी चाय पी और देखा एक स्टार दिख रहा है। ठीक है, बहुत दूर था, बहुत ज्यादा दूर था, ऐसे वेरी फार, बहुत दूर है ये भैया। तो तुमने क्या करा, क्योंकि इसका एंगल बहुत छोटा बन रहा था, तो हमने और दिमाग लगाया। हमने कहा यार जनवरी के महीने में एक रीडिंग ले ली जाए स्टार की। ठीक है, जनवरी के महीने में एक रीडिंग ले ली जाए स्टार की। ओके, कोई पंगा? बहुत सही, ऑर्बिट के अपोजिट साइड, राइट। तो जनवरी में ले ली, फिर 6 महीने 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि हमें पता है भाई और बहनों, पूरे 12 महीने में एक चक्कर आएगा, तो 6 महीने के बाद वो कहीं ना कहीं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे है। तो हमारे पास मई जून का महीना आ गया, गर्मी हो गई, हम लोग कहीं यहां कहीं आ जाएंगे। फिर से हम लोगों ने इस स्टार को नापा, एंगल यहां से नापा θ1 या मान लो θ2, तो ये आ गया θ2। यहां से जनवरी में नापा था θ1, तो ये आ गया θ1।
तो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं, हमें ये पता है दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड दिस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना? ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा चक्कर के अबाउट एंगल नापा तो थोड़ा बहुत एंगल खुल गया, थोड़ा बहुत एंगल ओपन हो गया, अब कैलकुलेशन आसान हो गई। हम लोग ये एंगल नाप पाए, θ1 इज नोन टू अस, ठीक है, θ2 इज नोन टू अस। जो आर्क लेंथ बन रहा है, दिस इज अवर आर्क लेंथ, ठीक है, दैट इज नोन टू अस, ठीक है। आर्क लेंथ की अगर बात करूं, दैट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज नोन टू अस। तो क्या हम लोग, अब तुम्हें बताना है, क्या हम लोग ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे r, where r is distance of very far star, ठीक है, very far star from earth, और अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट डिस्टेंस हम लोग नहीं निकाल पाते, अप्रोक्सीमेट है, पेरिलियन और एपिलियन कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हो। हम लोग आइडियली बात करें तो ऐसा आ गया। तो भैया पता था थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है, तब भैया फॉर्मूले में वैल्यू धर दिया करो। जब हमारे पास दो नोन है, दो कौन कौन से नोन है, पैरेलैक्स एंगल निकाला था θ1 प्लस θ2, ये पता है, दोनों बंदों से वैल्यू ले ली, दोनों बंदों से हम लोगों ने वैल्यू ले ली। अच्छा, आर्क लेंथ पता है, दैट इज 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन डिस्टेंस, यही आ जाएगा। तो अगर इसका डिस्टेंस निकालना है तो बहुत आसान है रे, अरे भैया, अरे ओ भैया, बहुत आसान, θ1 प्लस θ2, ये आ गया, θ1 प्लस θ2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में, ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर 6 महीने बाद वो स्टार क्या वहीं रहेगा या स्टार भी घूम जाएगा? पहले बताओ, हमारे लिए 6 महीने बाद क्या वो स्टार वहीं पर रहेगा या घूम जाएगा? जिनको लग रहा है वहीं पर रहेगा, थम्स अप। जिनको लग रहा है सर उसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, थम्स डाउन। तो ये मेथड गलत है। तो बताओ भाई, थम्स अप आना चाहिए या थम्स डाउन आना चाहिए? जल्दी बताओ रे, जल्दी 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 जल्दी। जिनको लगता है ये मेथड सही है क्योंकि स्टार की पोजीशन चेंज नहीं होगी, थम्स अप। जिनको लगता है सर स्टार की पोजीशन चेंज हो जाएगी, दिस मेथड इज रॉन्ग, थम्स डाउन। बताओ भाई, बताओ, तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है, बताओ। थम्स अप, वेरी गुड। थम्स डाउन, कुछ बच्चों को अब लगने लगा हाँ यार सर ने तो सही बात बोली है, स्टार भी तो यूनिवर्स में घूम रहा है। थम्स अप और थम्स डाउन, थम्स अप और थम्स डाउन, बच्चे कंफ्यूज ठीक है, बच्चे हमारे अंटर पंटर जितने भी थे सारे कंफ्यूज हो गए, है ना। अब रुक जाओ बेटा, अरे ओ बेटा, जब आप ट्रेन से जाते हो, मान लो आप ट्रेन से जा रहे हो, आपने देखा होगा ट्रेन के पास जो पोल होता है खचाक से आगे निकल जाता है, लेकिन ट्रेन से जो दूर वाला पेड़ होता है वो धीरे धीरे हिल रहा होता है, हाँ या ना, है ना। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन के पास वाली चीजें या घर है, लौंडे लपाटे, और ट्रेन के साइड में पटरी पे तो आपने देखा ही है लोग क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, वो खटाक से निकल जाते हैं। ओके, हमें देखना भी नहीं है, खटाक से निकल जाए बढ़िया, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा ठीक है। लेकिन जो दूर वाली चीज है, दूर वाला पेड़ है, पहाड़ है, घर है, वो बहुत धीरे धीरे हिलता है, हाँ या ना। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, ऑल्दो अर्थ मोशन में है लेकिन उसका डिस्टेंस इतना दूर है कि वो जो उसका मोशन है, जो स्टार का मोशन है, वो इतना डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट मींस वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि वो हमें खिसका हुआ मिलेगा। तो 6 महीने के बाद भी अप्रोक्सीमेटली ये मेथड सही चला जाता है, ठीक है। अब बताओ भाई, समझ आया? अब बताओ जो बच्चे हंस रहे हैं उन्होंने पक्का ट्रेन ट्रेवल किया है और पटरियों के साइड में ध्यान दिया है ध्यान मत दिया करो, दिमाग खराब हो जाता है, आधी जर्नी तो वहीं खराब हो जाती है ठीक है, हाँ। तो बताओ भाई, समझ आया हाँ या ना? ठीक है, दिस इज द मेथड हाउ वी कैन फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ अ वेरी फार स्टार। बहुत दूर है तब भी हम लोग डिस्टेंस निकाल पाते हैं, समझ आया? सन का डायमीटर निकालने का भी तरीका वही है जो डायमीटर ऑफ मून का है। सन हमें दिख जाता है बड़ा होके, तो बड़ा होके मतलब जब फुल सन आ जाता है तो हम लोग एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का एंगल निकाल लें, ठीक है। सन का जैसे मून का डिस्टेंस निकाला था वैसे सन का डिस्टेंस निकाल लो और काम बन जाएगा। सेम चीज जो मून के लिए है वही सेम चीज सन के लिए हम लोगों को करनी है। बहुत सही,
अरे बहुत सही, दवाई क्या ठीक करेगी, तुम्हारे थम्स अप नहीं हमारा इलाज कर दिया आज तो। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलो अब बात है ठीक है। अब पता नहीं हमारे मुंह से कितने कितने अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने नेटफ्लिक्स देखा है, मतलब नेटफ्लिक्स पे मनोरंजन के लिए गए होंगे, ठीक है। अब मेरे को वो सीरीज याद नहीं आ रही है, ठीक है। उसमें सोलर सिस्टम्स के बारे में एक बंदा बताता है, एंड दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट सीरीज। उसमें बहुत अच्छी सी चीज दिखाई, ठीक है, कि हम लोग ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहां तक देख पाए हैं। मतलब सुनना, ध्यान से सुनना, मनोरंजन वाली बात है, लेकिन उसके बारे में ये चीज आएगा। हाँ, मतलब बोला जाता है कि इस गैलेक्सी के बाहर, ठीक है, जैसे अपने मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बाद मल्टीपल गैलेक्सीज है, ठीक है, फिर इनका एक क्लस्टर होता है, फिर उस क्लस्टर के जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लस्टर हैं, फिर मल्टी यूनिवर्स आता है। मतलब बहुत दूर तक हम लोगों को पता है कि यूनिवर्स में क्या है। तो पता कहां से लगा? हम तो भैया यहां से ज्यादा दूर देख ही नहीं पाते, हमें कैसे पता लगा कि मल्टीपल गैलेक्सीज भी हैं? क्योंकि अब ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां की लाइट जब हमारे पास आती है, उनको सदियां लग जाती हैं, लाइट ईयर्स अवे है, तो कई सालों बाद जब हमारे पास लाइट आती है तो हमें दिखता है। अभी तक हमें जहां तक दिख पाया है, हम लोगों ने कहा वहां तक यूनिवर्स है। समझ गए भाई? अगर मान लो आपका खेत है, आपको आपके पापा ने बोला बेटा हम बहुत अमीर हैं, जहां तक देख पाए वहां तक तेरा खेत, ठीक है, तो जहां तक देख पाओगे वहीं तक तो तुम अपना मानोगे ना, ठीक है। वही सेम चीज है, यूनिवर्स को हम लोग जहां तक की लाइट अभी तक हमारे आंखों पे गिरी, हम लोगों ने कहा वहां तक यूनिवर्स है। आने वाले टाइम में हमें और दूर की लाइट आंखों पे आएगी, क्योंकि उसको लाइट ईयर्स लगेंगे पहुंचने में, तो हमें और दूर का दिखाई देना स्टार्ट होगा। तब हमें एक्चुअल पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, राइट। तो बेसिकली ये सारा खेल लाइट का है। हमारे पास जब लाइट आती है तब हमें पता लगता है वहां पे कुछ है, राइट। तो अब बात यह है कि जो पिछला मेथड था उसकी भी लिमिटेशन थी। मतलब एक ऐसा स्टार है जो इससे भी दूर था, ठीक है, या एक ऐसी गैलेक्सी है जहां से लाइट आ रही है, वो इतनी दूर है कि उसका भी एंगल बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा यार, हम लोग यहां से रीडिंग ले सकते हैं कि यहां से ले सकते हैं, मैक्सिमम ये दूरी हो गया, इससे ज्यादा एंगल खोल ही नहीं सकते। मतलब क्या हमारे पास लिमिटेशन है कि हम लोग इस वाले स्टार से और दूर का नहीं देख पाएंगे या और दूर तक का डिस्टेंस नहीं मेजर कर पाएंगे? तो इंसानों ने सारा झुंड बनाया, आ भाई हम डिस्टेंस निकालेंगे बैठ के। तो क्या डिसाइड हुआ? अब जरा देखना, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी मेथड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी मेथड, ठीक है। होता क्या है, मान लो कि हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब मार्केट से लेके आते हो ना, बल्ब है, ठीक है, तुमने सॉकेट में लगाया और बटन ऑन कर दिया। बिल्कुल बल्ब को अपने मुंह के पास, मोहंडे के पास रखो तो क्या होगा बताओ? अगर मैं बल्ब के बिल्कुल ऐसे बल्ब लगा पड़ा और मैं अपना मोहंडे को बिल्कुल उसके पास रखूं तो क्या होगा बताओ भाई? मैं अगर बल्ब को अपने मोहंडे के पास रखूंगा तो क्या होगा? सबसे पहले बताओ क्या होगा? मजाकिया आंसर भी आने वाले, मेरे को पता है, मजाकिया आंसर भी आने वाले हैं। क्या होगा? रेड शिफ्ट होएगा। अरे कुछ बच्चे तो बहुत खतरनाक हो रहे हैं। हाँ बताओ भाई क्या होगा? आंख खराब। अबे आंख में नहीं खोलूंगा, बोलो अब क्या होगा? आई डैमेज, ठीक है, हीट, मुंह जल जाएगा। बहुत सही, मुंह जल जाएगा यार, वहां पे इतनी ज्यादा ब्राइटनेस है, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि मेरा मोहंडा जल जाएगा। अब आधे बच्चे कहेंगे सर मोहंडा क्या होता है? हरियाणा में थोबड़े को मोहंडा कहते हैं, ठीक है। हाँ, गर्मी, हीट, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी, राइट। तो अगर मैं उस बल्ब को दूर करता चला जाऊंगा, मुंह पे ब्राइटनेस कम आएगी, मैं बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा और ब्राइटनेस कम आएगी। तो हम लोगों ने ये देखा कहीं ना कहीं एक बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है, अगर मान लो बल्ब एक रूम में, एक बंदे के पास मैंने बल्ब रखा है, ठीक है, और मैं उसको पास ले गया तो उसके पास ब्राइटनेस ज्यादा होगी, उसको अपने आप समझ आ जाएगा वो बल्ब के पास है। और अगर मैं उसको दूर कर दूंगा ब्राइटनेस कम हो जाएगी, उसको अपने आप पता लग जाएगा वो बल्ब से दूर है। कहीं ना कहीं इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब कैन रिलेट टू द डिस्टेंस। समझ आ रहा है? मींस ब्राइटनेस अगर मेरे पास ज्यादा आई तो मैं ये समझ जाऊंगा कि यार पास में थे, अगर ब्राइटनेस कम आई तो मैं ये समझ जाऊंगा दूर में थे। तो बेसिकली इंटेंसिटी मेथड यही होता है कि जो बल्ब है हमारे पास, इसका किसी भी आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी
मतलब कितनी ब्राइटनेस है अभी के लिए ये मान लो। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है सब छोड़ दो अभी, ठीक है। इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। सर जी ये कहां से आया? 12th क्लास से आया। 12th क्लास में पढ़ोगे, इवन 11th क्लास का वेव वाला पार्ट है वहां पर भी पढ़ोगे, ठीक है। वेव वाला पार्ट है वहां पर भी पढ़ोगे। अब तो बेसिकली हम लोगों ने इसको यूज करना स्टार्ट किया। कैसे यूज किया अब जरा देखना। इंटेंसिटी मेथड हमारे पास, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीबीएसई में पूछा जा सकता है, स्कूल में पूछा जा सकता है कि बहुत ज्यादा दूर है तो क्या करोगे? इंटेंसिटी मेथड यूज करोगे। उसमें होता क्या है, जब हमारे पास मान लो चमकता तारा है, ठीक है, ऐसा एक तारा है स्टार, ठीक है, हम लोगों ने क्या करा, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इतनी इंटेंसिटी इतने डिस्टेंस से आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये था अर्थ, ठीक है, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। भैया जैसे लेंथ को नापने के लिए मीटर सेट किया है ना, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब स्टार एक्सप्लोजन करता है, सुपरनोवा होता है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिक्स कर दो, ठीक है। और हर स्टार का एक लाइफ साइकिल, जैसे इंसानों का होता है, जन्म हुआ, जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया और फिर मौत, वैसे ही स्टार्स के साथ भी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा जब वो जन्म हुआ उसी को सेट कर लो, ठीक है, कर लो। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक इसकी इंटेंसिटी आर डिस्टेंस पे, आर नॉट डिस्टेंस पे हमें पता है, आई नॉट, कि अर्थ पे क्या आएगी। अगर हमारे पास यहां पे एक स्टार है, ठीक है, स्टार 1, इसका डिस्टेंस और हो गया, तो हमारे पास अर्थ पे इसकी इंटेंसिटी अगर कम हुई तो हम कह देंगे भैया हमसे दूर है। और अगर मान लो एक स्टार हमारे पास R2 डिस्टेंस पे अर्थ से था, ठीक है, क्योंकि ये पास में है तो इसकी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी तो हम क्लोज कह देंगे। ये वही सिनेरियो है जैसे बल्ब पास आएगा तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी रिलेशन से हम लोग यूज करते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, पहली चीज। जितना दूर जाओगे आर जितना बढ़ेगा इंटेंसिटी कम होगी, बल्ब की इंटेंसिटी मोहंडे पे कम हो जाएगी, ठीक है। अब तो हम लोग कैसे निकालते हैं, मान लो इसका आई नॉट और आर नॉट का था, तो आई नॉट इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी है तो कांस्टेंट के बाय आर नॉट का स्क्वायर। इसकी इंटेंसिटी मान लो सन था, I1 है, तो I1 इज इक्वल टू के बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग रेशियो ले लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल अगर हम लोग देखें बेटा, आई नॉट बाय I1 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर बाय R नॉट का स्क्वायर, ठीक है। हमें R1 चाहिए था, तो R1 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो R नॉट का स्क्वायर इंटू आई नॉट बाय I1, ठीक है। और फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट आउट R1 विच इज R नॉट अंडर रूट में आई नॉट बाय I1। तो अब जरा देखो, फॉर्मूले निकालने के बाद जरा स्टार की इंटेंसिटी फिक्स, बेटा जब भी स्टार बनता है तो सभी की ब्राइटनेस हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि वो फिक्स इंटेंसिटी से स्टार्ट होएगा, ठीक है। दिस इज अवर नियर बाय स्टार, नियर बाय स्टार, हमें ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस इज नोन टू अस। और नियर बाय स्टार का भी डिस्टेंस निकालना सीखा था पैरेलैक्स मेथड से, ये हमें पता है। और हम लोगों ने ये मान लिया कि जब भी स्टार पैदा होएगा, जैसे तुम्हें पता है कोई भी बच्चा पैदा होगा तो इंसान का इंसान के जैसे दिखेगा ना, राक्षस थोड़ा पैदा हो जाएगा इंडियन मूवीज के जैसे, ठीक है। भूत वाली मूवीज में होता था इंसान ने हैवान को पैदा कर दिया, ठीक है, वैसे नहीं, इंसान का बच्चा होगा तो इंसान ही पैदा होगा, हमें पता है ना, ठीक है। उसका वजन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, साइज कितना होता है, हमें पता है ना। वैसे ही जब स्टार जन्म लेता है यूनिवर्स में तो उसकी इंटेंसिटी एक फिक्स हम लोगों को पता है, हम लोग एवरेजिंग करके मानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो नियर बाय स्टार था इसकी इंटेंसिटी हमें कितनी मिल रही है वो तो हम नाप लेंगे, ये भी नोन है। और पैरेलैक्स नोन बाय पैरेलैक्स मेथड, नियर बाय स्टार का हम लोग निकाल सकते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब जो स्टार इससे बहुत दूर था इसकी इंटेंसिटी यहां पर कितनी गिर रही है ये भी हम लोग नाप सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नापने के लिए, ये भी पता लग गया। मींस I1 पता है, I नॉट पता है, R नॉट पता है, तो R1 आ जाएगा ना, R नॉट सब कुछ पता है, हाँ या ना। तो बेसिकली दिस इज अ मेथड जो बाय कंपैरिजन है, जो बाय कंपैरिजन है कि कोई फार बहुत दूर का स्टार है, अप्रोक्सीमेटली कितना दूर, एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है।
यहां से हमें पता लगेगा। अब थम्स अप और थम्स डाउन करके बताओ समझ आया या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए है। पहले बताओ थम्स अप और थम्स डाउन समझ आया या नहीं। एक बच्चा कह रहा है सैलरी। बेटा ठीक है तुम मुझे सैलरी दे देना और ठीक है। रूट कैसे आया बेटा, स्क्वायर रूट कर दिया ना, मेरे को तो R1 चाहिए था, तो स्क्वायर रूट करोगे तो रूट आ जाएगा यहां पर यार, ठीक है। स्टार कैसे प्रोड्यूस होता है दो प्लेनेट मजे करते हैं, स्टार प्रोड्यूस होता है अरे स्टार कैसे प्रोड्यूस होता है, वो एक्सप्लोजन से, जैसे यूनिवर्स कहां से है, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है ना, वैसे है, ठीक है। गैस हमारे पास बहुत कंपैक्ट हो जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड से, फिर वो गर्म हो जाती है और एक्सप्लोड करती है, फिर स्टार पैदा होता है। हाँ अब बताओ भाई, बहुत सही, एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा। कंसेप्ट क्या था कि मान लो कि मेरे पास एक बल्ब है, इसको जला दिया, और बल्ब को जब हमने जला दिया, एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, ठीक है। जो बल्ब के पास होगा उसके पास ब्राइटनेस ज्यादा होगी, उसके पास ब्राइटनेस ज्यादा आएगी, और जो बल्ब से दूर खड़ा है उसके पास ब्राइटनेस कम होगी। करके देखा था ना, बल्ब को मेरे मोहल्ले पे लगाया था, कह रहे थे ना जल जाओगे, क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी ज्यादा है पर यूनिट एरिया, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है, उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। तो हमें ये पता है फ्रॉम 12th क्लास और 11th क्लास का वेव्स, बेब्स याद है चैप्टर बेटा। आज हम पढ़ेंगे हम जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेब्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज तो हमें लगा हमारे सर हमें बेब्स के बारे में बताएंगे, लेकिन चैप्टर निकला वेव्स का। तो मजाक अपार्ट, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा 11वीं के आखिरी में, तब तक ये भूल जाओगे, फिर मैं हम उसको याद दिलाएंगे, तब तक वो भूल जाओगे, ऐसे चल रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास जितना तुम दूर जाओगे इंटेंसिटी उतनी कम होती रहेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने इंटेंसिटी से नापना स्टार्ट किया कि यार एक स्टार की अगर ब्राइट इंटेंसिटी आ रही है तो कंपेयर कर लेते हैं कि वो दूर है या पास है, ठीक है, दूर है या पास है। तो जो स्टार नियर बाय था, हमारे आसपास था, हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड अभी निकाला था ना, पैरेलैक्स मेथड से मून का डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस, नियर बाय स्टार का डिस्टेंस हमें पता लग गया, और हमें आई नॉट जो इसकी इंटेंसिटी अर्थ पर आ रही है, आई नॉट हमें वो पता है, दैट इज द स्टैंडर्ड इंटेंसिटी जो हमने फिक्स कर ली। जैसी कोई नियर बाय स्टार पैदा हुआ, हमने कहा अरे वाह ये तो पैदा हुआ है, इंटेंसिटी नाप ली, ठीक है। अब जरा देखना, तो आई नॉट और आर नॉट के बीच का ये रिलेशन रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट का स्क्वायर। अब जो स्टार इससे और दूर था, इसकी इंटेंसिटी आ रही है I1, इसकी इंटेंसिटी आ रही है I1। तो हम लोगों ने क्या कहा कि यार डिस्टेंस R1 है, हमें ये नहीं पता, ठीक है, बट ये I1 और R1 ऐसे रिलेटेड होंगे, I1 इज इक्वल टू K बाय R1 का स्क्वायर, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इंटेंसिटी बेटा, इंटेंसिटी नापने के लिए जैसे अभी आपको जरा देखो, मेरे बल्ब के पास रखूंगा तो अपने आप मेरे को फील हो जाएगा। इंटेंसिटी नापने के लिए हमारे पास फोटो डायोड्स होते हैं जो बता सकते हैं कितनी इंटेंसिटी उस पर फॉल कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंसानों के पास, वो फोटो डायोड के बारे में आप पढ़ोगे 12th क्लास में, सेमीकंडक्टर में आएगा, वो भी सिलेबस में आएगा। तो ये मत सोचो ये कैसे नापी जाती है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे करंट को नापने के लिए एमीटर है, वोल्टेज को नापने का वोल्टमीटर है, वहां पर हमारे पास डायोड्स होते हैं, फोटो डायोड्स लाइट पड़ते ही बता देंगे कितनी इंटेंसिटी थी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्टार था इससे और दूर पे ये रिलेशन आया, मैंने कहा हो गया काम भाई, R1 ही तो नहीं पता, ये इंस्ट्रूमेंट से नाप लिया, ये इंस्ट्रूमेंट से नाप लिया, ये हमें पैरेलैक्स मेथड से पता लग गया, दोनों का रेशियो ले लिया, I0 बाय I1 इज इक्वल टू R0 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए था, R1, हमें तो ये चाहिए था ना, तो R1 का स्क्वायर हो जाएगा R0 का स्क्वायर I0 बाय I1। हमें R1 का स्क्वायर नहीं R1 चाहिए था, तो स्क्वायर रूट ले लो, तो ये R1 बन जाएगा, ये R0 बन जाएगा, अंडर रूट में I0 बाय I1 बन जाएगा। सारे पैरामीटर्स हैं हमारे पास, हो गया काम। सर आई लव यू, लड़का था या लड़की पता नहीं ठीक है, आई लव यू टू बेटा, मजाक अपार्ट, ठीक है। राइट, सम स्टार्स आर ब्राइटर, क्योंकि उनकी एज, जैसे मेरी चमक देख लो, ठीक है, हम भी एक सितारे के जैसे हैं, हम बुढ़ापे में भी इतनी चमक मारेंगे मजाक कर रहे हैं बेटा, आज मेरे फेस पे ग्लो है क्योंकि एक मेरी पर्टिकुलर एज है, ठीक है। बुढ़ापे में मैं इतनी चमक थोड़ा ना मारूंगा, है ना। बचपन में स्किन और अच्छी थी तो कहते हो भाई गजब स्किन हो रही है बच्चे की, गुलगुली, है ना। तो हमारे पास स्टार का भी इंटेंसिटी फॉल ऑफ करता है, जब वो जन्म लेता है पूरे टाइम पर फॉल ऑफ करता है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जब वो पैदा हुआ, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका स्किन बिल्कुल चिकना होता है, उसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया। मींस स्टार जब पैदा हुआ तो उसकी इंटेंसिटी जो थी उसको हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड मान लिया।
जब भी आसपास कोई स्टार पैदा हुआ, अरे स्टार पैदा हुआ है, उसकी इंटेंसिटी फिक्स ले ली, डिस्टेंस पैरेलैक्स मेथड से निकाल लिया, अब दूर वालों को नाप लेंगे। हम ये मान के चलते हैं, कंडीशंस है, ठीक है, कंडीशंस है हमारे पास। स्टैंडर्ड इंटेंसिटी आई नॉट जो हम लोग मान के चल रहे हैं इज सेम फॉर ऑल स्टार्स एट बर्थ। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सारे स्टार्स, ऐसा नहीं होता, इसलिए अप्रोक्सीमेट मेथड है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। हम लोग ये मान के चलते हैं जब भी कोई स्टार पैदा होगा सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। ओके, कोई पंगा? ठीक है, कोई पंगा? अब हो गया रिपीट, अब हमसे ज्यादा ना हो पाएगा, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप बेटा एक दो बार देखोगे तो मजा आएगा, ठीक है। जोक्स को हटा के देखोगे तो समझ भी आएगा, ठीक है। तो प्लीज देखना, आपको हर बार रिलेशन में क्या चीज नोन है। इस फॉर्मूले में आर नॉट नोन था बाय पैरेलैक्स मेथड, हमें पास वाले स्टार का डिस्टेंस पता है, आई नॉट और आई वन। किसी भी स्टार की जो इंटेंसिटी आ रही है हमारे पास, उसके लिए डिवाइसेस होते हैं विच आर कॉल्ड फोटो डायोड्स, जिसको हम 12वीं में पढ़ेंगे, तो वहां से पता लग जाएगा R1 जो हमें चाहिए था वो आ जाएगा। अब बताओ भाई, ओ बेबे समझ आ रहा है के स्क्वायर रूट यार, R1 का स्क्वायर R1 बन जाएगा, R0 का स्क्वायर R0 बन जाएगा, और ये इसका स्क्वायर नहीं है ना, तो रूट में ही तो आएगा। बोलो भाई सर सैलरी कितनी है? अरे यार हम गरीब इंसान है बे, हम गरीब इंसान है, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ आएगा। बहुत सही, राइट, ओके, चला जाए। अच्छा, अब आता है कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। कैलकुलेट द एंगल 1 डिग्री, एक मैं करूंगा, दो तुम्हें होमवर्क दूंगा। कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट। देखो आर्क और आर्क मिनट। कुछ बच्चे ने कहा था सर सेकंड टाइम का भी यूनिट है और एंगल का भी यूनिट है। मैंने कहा टाइम का यूनिट सेकंड है, और जब आर्क की बात करी जाती है वहां एंगल के टर्म में आर्क लेंथ या आर्क मिनट ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया मिनट, टाइम वाला मिनट नहीं है, ऑफ आर्क और आर्क मिनट, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है भैया 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, ठीक है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस। उन्होंने कहा कि भाई 1 डिग्री में कितने रेडियंस है? तो आसान है यार, वी हैव, मैं लिख देता हूं, वी हैव, पहला पार्ट कर रहा हूं, वी हैव 180 डिग्रीज इन पाई रेडियंस, ठीक है, ओके। तो 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो पाई बाय 180 रेडियंस हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट आउट कर लेते हैं। हमारे पास डिसिप्लिन टूल मैथ्स कैलकुलेटर आ गया, कैलकुलेटर, ठीक है। तो हमारे पास 1 पाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 कर लेते हैं, कितना आ गया 0.0774, ठीक है, रेडियंस। इसको हम लोग लिख लेते हैं बेटा 1.7 इंटू 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियंस। ये आपको याद रखना है, 1 डिग्री में इतने रेडियंस होते हैं, ठीक है। पाई बाय 180 बहुत सही, पाई बाय 180 बहुत सही, ठीक है। अच्छा, सेकंड, अगर मान लो एक और कर लेते हैं सेकंड पार्ट। उन्होंने कहा 1 मिनट में बताओ, 1 मिनट, और पहले ये बताओ 1 डिग्री में कितने मिनट होते थे? 1 डिग्री में कितने मिनट होते थे? राजवंत सिंह एज 40 हाँ ठीक है बेटा, तुम भी 70 साल के ही हो हाँ बताओ भाई 1 डिग्री में कितने मिनट होते थे? 1 डिग्री में एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, राइट, ठीक है। 1 डिग्री में 60 60 60, बहुत सही। तो बेसिकली 1 डिग्री में इतने हैं। वी नो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 60 मिनट्स। देखो 1 डिग्री में होता था 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियंस, ये हमें पता है, याद रखना है, बिल्कुल, बहुत सही बेटा, सबने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, ठीक है। तो मैं इसको 60 मिनट्स कह सकता हूं क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। दैट मीन्स 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियंस। तो 1 मिनट विल हैव 1.74 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 60 रेडियंस। निकाल लो भाई, इसी को 60 से और डिवाइड कर दो तो आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.00029, ठीक है, रेडियंस। और अगर मैं देखूं बेटा तो हमारे पास 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियंस। तो 1 मिनट में इतने रेडियंस होते हैं,
सिमिलरली हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 60 आर्क सेकेंड। बैकलॉग कैसे कवर करोगे? और समय देके 24 घंटे ही है, करना उसी में ही है जो पढ़ाई के आप घंटे दे रहे हो, 2-3 घंटा और रोज बढ़ाओ, धीरे धीरे रोज कवर अप करो। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, तो ये पता था, अभी हम लोगों ने निकाला, तो मैं इसको लिख सकता हूं, सॉरी यहां पर बेटा 1 मिनट आएगा। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू इतना। हमें यह पता है 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो इसी को मैं लिख लेता हूं 60 सेकंड में हमारे पास 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियंस होता है। तो 1 सेकंड में 2.9 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 60। यूनिटरी मेथड कर रहा हूं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, 10⁻⁻6 बेटा इसमें आएगा अभी, देखना। डिवाइडेड बाय ओए हमारे पास कितना था? 2.9। ठीक है, या फिर 0.00029 डिवाइडेड बाय 60 और कर दो। ठीक है, 4.83 इंटू, ठीक है, अरे हमने कुछ गड़बड़ करा क्या? हमारे पास 0.00029 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, अच्छा 10⁻⁻6 यहां पर ही आएगा। तो ये आपको कन्वर्जन्स पता होने चाहिए तीनों। ठीक है, हलवा है रे हलवा। हाँ ठीक है, याद करने के लिए एक की पावर जरा देखो, आसान से आप याद कर सकते हो। यहां की पावर -2, यहां की पावर -4, यहां की पावर -6, -2 -2 -2 -4 -6। सर बिना कैलकुलेटर के तो करो भाई, करना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, ऑल्दो ये आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। 1 डिग्री में कितना, 1 मिनट में कितना, 1 सेकंड में कितना। ठीक है, हाउ टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशंस आएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद करने हैं, ये आपको रिजल्ट याद करने हैं। ओके, तो ये आ गया। अच्छा, तो यह एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन, अ मून सब्टेंड्स। ठीक है, जो मून है वो हमारे पास सब्टेंड कर रहा है किसी की आंख पर। मान लो कि हमारे पास बच्चे की एक आंख है जो मून को देख रहा है, और उसने बोला कि यहां पर जो एंगल सब्टेंड है दैट इज 57 मिनट्स। समय नहीं है, ये समय नहीं है। ठीक है, ये है एंगल। ठीक है, 57 मिनट्स। ठीक है, अच्छा अब देखो, द मून सब्टेंड एन एंगल ऑफ 57 मिनट एट द बेस लाइन इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा उल्टा क्वेश्चन है, जरा देखो, मून ऐसे था और अर्थ पे एक एंगल सब्टेंड कर रहा है ऐसे, और जो ये है बेस लाइन मींस जो इसका बेस है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स। ऐसे मींस एक ऑब्जर्वेशन यहां से ली, एक ऑब्जर्वेशन यहां से ली, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 6400 किलोमीटर्स। अब उन्होंने पूछा है ये जो एंगल था दैट इज 57 मिनट्स। ठीक है, 57 मिनट्स ये एंगल सब्टेंड हो रहा है, डिस्टेंस बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यार। अगर आप डायग्राम, ठीक है, स्कूल में डायग्राम बनाने सीखे थे तो आसान से कर लोगे। ठीक है, सुंदर सा डायग्राम बनाओ। देखो उन्होंने क्या बोला कि बेस, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल एंड दिस डिस्टेंस, जो आर्क लेंथ की बात कर रहे थे, बेस लाइन भी बोला जाता है और आर्क लेंथ। ठीक है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन में ये टर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सर जी ने तो बताया नहीं था। अरे वही होता है। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने कहा ये 57 मिनट बना रहा है, तो हमें तो पता था ना थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय रेडियस। हो गया काम। जरा देखो, आर्क लेंथ हमारे पास एंगल था 57 मिनट्स, डिग्री मिनट्स लेकिन रेडियन में रखना है। ठीक है, वी नो, देखो 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 की पावर -4, 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियंस। हमेशा हमेशा एंगल किस में रखा जाता है? रेडियंस में। ठीक है, 6400 किलोमीटर कैसे है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ देखो यहां पे दे रखा है ना, बट बेस लाइन इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। जो बेस लाइन थी, एक बंदे ने यहां से ऑब्जर्वेशन लिया मून का और एक बंदे ने यहां से ऑब्जर्वेशन लिया मून का, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड बेस लाइन।
या फिर आर्क लेंथ उन्होंने कह दिया वो 6400 किलोमीटर के लिए है। ठीक है, ठीक है, ये दे दिया है। ठीक है, अच्छा, तो भाई एंगल आप रखोगे रेडियंस में, हमेशा रेडियंस में रखा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये 57 मिनट्स था, तो 57 मैं अभी लिख रहा हूं 57 मिनट्स, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 57 इंटू 2.9 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू आर्क लेंथ 6400 किलोमीटर है। ठीक है, अपॉन रेडियस यहां पे रख लो, यही डिस्टेंस बन जाएगा। तो रेडियस की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो आ जाएगा 6400 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 57 इंटू 2.9 इंटू 10 की पावर -4, जो भी आंसर आएगा किलोमीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई पंगा? पहले तो बताओ थम्स अप या थम्स डाउन, थम्स अप या थम्स डाउन। अरे बात तो वही है, 64 देखो मीटर्स में है ना, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं इंटू 6.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, ये था हमारे पास, तो 10⁻³ इधर ले आओ यार, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स या फिर 6400 किलोमीटर। आ तो गया रे, आ तो गया। ठीक है, बोलो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन ये सीबीएसई के लिए है। ठीक है, कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, इतना खुश मत होना, अरे वाह हमसे तो क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन आता ही नहीं कंपटीशन में। दिस इज फॉर योर सीबीएसई, राइट, थम्स अप। बेसिकली ओवरऑल पैरेलैक्स मेथड का एक समरी बता रहा हूं, आपको जो एंगल डालने हैं रेडियंस में डालने हैं। दूसरी चीज हमारे पास थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस यूज करना है। आर्क लेंथ का दूसरा नाम भी कई कुछ क्वेश्चंस में बेसलाइन बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए और कोई लोड नहीं है। कैलकुलेशन टफ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कंसेप्ट बता सकता हूं। मेरे टाइम पे टीचर आके कैलकुलेशन नहीं करता था मेरे लिए। ठीक है, हमें ही करना पड़ता था जोड़ जुगाड़ करके, चाहे जैसे भी। ओके, तो आप लोड मत लीजिए, कंपटीशन में कभी भी इस टाइप की कैलकुलेशन आने के चांसेस लेस देन 10% होते हैं। वो जानते हैं कि आपका कंसेप्ट चेक करवाना है, नॉट कि आप कितने बड़े कैलकुलेटर बनोगे बाद में जाके। कैलकुलेटर नहीं बनना ना, हमें साइंटिस्ट बनना है, विच कैन इन्वेंट समथिंग, राइट, जो चीजों को समझता हो। ऐसा नहीं बटन लगा के कैलकुलेटर ऑन कर दिया और तुम्हें भी वैसे ही बना दे, नहीं। ठीक है, कंसेप्ट के पीछे जाना है, आपको ये प्रोसेस समझ आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, कोई पंगा? ठीक है, कोई पंगा बेटा? तो दिस इज योर होमवर्क, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है और ग्रुप पे रिपोर्ट करना है। जरा देखेंगे इतने बच्चे कर भी पाते हैं या नहीं, या फिर है ये तो कैलकुलेशन है बाद में कर लेंगे। नहीं, आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू इट। ठीक है, ओके, चलो। किलोमीटर बेटा इसको तुम मीटर में रख लो यार, आंसर मीटर में आएगा। किलोमीटर में रखोगे तो किलोमीटर में आएगा। देखो रेडियस यहां पर भी किलोमीटर होगा तभी तो ये कटेगा ना हमारे पास, तभी तो रेडियस में आएगा। तो यहां पे आंसर हमारे पास सीधे, अगर मैं बात करूं, आंसर सीधे किलोमीटर में आ जाएगा। मीटर में करोगे तो मीटर में आ जाएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है काइनेमेटिक्स कब स्टार्ट होगा? जब होना होगा हो जाएगा यार, तू क्यों लोड ले रहा? पहले ये पढ़, जब मैं यूनिट्स पढ़ा रहा था पैरेलैक्स पढ़ा दो, पहले पैरेलैक्स पढ़ाओ सर। हमें पता है आईआईटी में पैरेलैक्स आता है, ठीक है, नहीं आता, पहली बात इतना ज्यादा नहीं आता, यूज करा जाता है इस अप्रोच को। ठीक है, अब पैरेलैक्स पढ़ा रहा हो, काइनेमेटिक्स कब होगा? अबे हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी, लोड मत लो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ा जाए। बेटा जो कह रहा है ना काइनेमेटिक्स कब स्टार्ट होगा, तुम काइनेमेटिक्स पे पहुंचोगे और तब तक तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, श्राप मिल जाएगा। ओके, चलो चलो भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, अब डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड, दिस इज ऑल्सो फॉर योर सीबीएसई। हमने क्या कहा था, जब हम लोग पढ़ाएंगे तो सीबीएसई का मार्क कराएंगे, तो कुछ बच्चे कहेंगे सीबीएसई अब भी थोड़ा ना है, बाद में है, तो कंपटीशन भी तो बाद में छोड़ दे। बेटा कंपटीशन का रास्ता सीबीएसई से होके जाता है। ठीक है, सीबीएसई से होके जाता है। अगर आपका सीबीएसई का कॉन्फिडेंस डाउन है तो कंपटीशन का भी कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आ जाओ डायमीटर ऑफ ओलिक एसिड। ओलिक एसिड होता क्या है? ठीक है, एक एसिड होता है। अभी कैसे जानोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी नहीं। ठीक है, मान लो दिस इज अ बल्की एसिडिक मॉलिक्यूल, एसिडिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एसिडिक मॉलिक्यूल कुछ बल्की सा होता है, ऐसा मोटा सा होता है। ठीक है, मतलब इसमें कार्बन की चेन होती है। ठीक है, कार्बन की चेन होती है बहुत लंबी। ठीक है, और यहां पे COOH ग्रुप होता है। अब आधे बच्चे कहेंगे ये क्या होता है?
मेरे को भी नहीं पता भाई, मैं फिजिक्स का टीचर हूं मजाक कर रहा हूं। अभी के लिए मान लो कि हमारे पास जो ओलिक एसिड होता है वो हट्टा कट्टा मोटा सा एसिड का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। हाँ ऐसा होता है, मान लो एक हट्टा कट्टा मोटा सा है, ठीक है। आपने रेबीज के बारे में सुना होगा, अगर कुत्ता एक जिसको रेबीज हो रखा है, इन्फेक्टेड है, अगर वो किसी को काट लेता है तो उसको पानी से फोबिया हो जाता है। फोबिया मतलब क्या होता है? डर। वो पानी पीता ही नहीं है। दैट इज द मोस्ट पेनफुल डेथ, ठीक है। आपको पानी से, जैसे किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को छोटे छोटे रूम में पैक कर दें, ठीक है, तो क्लॉस्ट्रोफोबिक कहते हैं। उनको स्पेस ज्यादा चाहिए, अगर पास पास आ जाए, जैसे मेरे को पता है कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूं, अगर मेरे को ऐसे रूम में बंद कर दिया जाए जो बहुत छोटा है तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा ठीक है, मेरे को कोई मारेगा नहीं, मैं जस्ट बिकॉज स्पेस कम है, मेरे को लग रहा है घुटन हो रही है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। फोबिक मीन्स डर, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल में क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे बाद में, ठीक है, राइट। कुछ बच्चे बता रहे हैं, अरे वाह रे, कुछ बच्चे बता रहे हैं, बहुत सही बहुत सही, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, राइट। तो हर मॉलिक्यूल में ना, मान लो एक पार्ट है हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, जो पानी से प्यार करता है, पानी से प्यार करता है। अब बच्चे कहेंगे सर आपकी राइटिंग तो वही लग रही है कुतुब मीनार पे जो बच्चे लिख के जाते हैं दिल बना के, अरे हाँ करता है हाँ, हमारी हिंदी थोड़ी वीक है, हम अंग्रेजी में लिखते हैं पेड़ों पे बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे जो पार्क में जाके पेड़ पे दिल बना रहे हैं, वैसे ही समझ लो। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मींस प्यार करना, और उसका एक पार्ट होता है फोबिक, ठीक है, एक पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, फोबिक, ठीक है, जो पानी से डरता है, पानी से डरता है, ठीक है। हिंदी गलत हो सकती है, कंसेप्ट फिजिक्स का गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, मींस जो हमारे पास ये वाला है ना, क्या नाम है, ओलिक एसिड, वो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसका एक साइड पानी को प्यार करता है और एक साइड पानी को मतलब पानी से डरता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको पानी में डालते हैं ना, ठीक है, मान लो मैंने एक कंटेनर में पानी ले लिया, ठीक है, दिस इज अवर वाटर। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आधे बच्चे में खो जाते क्या हुआ, क्योंकि केमिस्ट्री आती नहीं है, ठीक है, ऊपर से फिजिक्स भी घुस रही है मिशेल फॉर्मेशन, अरे वाह रे यार क्या बच्चे हैं यार, दिस इज कॉल्ड मिशेल, राइट, मिशेल। स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन हमने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में मिशेल फॉर्मेशन, राइट, बहुत सही, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, वेरी गुड बेटा, आई लव यू ऑल, ठीक है, राइट। सोप्स में होता है, डिटर्जेंट के ऐड में दिखाया होगा, कीचड़ का, कपड़े पे कीचड़ है और उसमें सोप्स जाके घुस जाते हैं और फिर खींच के तोड़ देते हैं, वही होता है। जो सोप से प्यार करते हैं सोप में घुस जाते हैं, जो पानी से प्यार करते हैं वो पानी उनको खींच के तोड़ देता है, वही, राइट राइट राइट, सोप में होता है। तो वैसे ही ये एक सोपी सोल्यूशन है, ये हमारे पास सोपी एसिड होता है, सोपी एसिड, ठीक है। अब जरा देखना, मैंने क्या करा इसको, ठीक है, मैंने क्या करा इसको उठा के पानी में डाल दिया। याद रखना कि हमारे पास पानी में ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो भाग रहा है ना, कुछ पार्ट तो भाग रहा है, तो ये पता कैसे ऐसे ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, ऐसे एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो पानी से प्यार करता था वो पानी के पास चला गया, अपनी चोंच लड़ा रहा है वहां पर पानी से। जो पानी से डरता है, ठीक है, जो पानी से डर रहा था वो पानी से दूर हो गया, दिस इज फोबिक पार्ट, ये वाला पार्ट जो डरता है, और दिस इज फिलिक पार्ट, जो पानी से प्यार कर रहा है वो प्यार के डूब गया पानी में, जैसे कहते हैं ना प्यार में डूब जाना, वैसे ही डूब गया। तो ये सारे के सारे उस पे पानी के सरफेस पे प्यार करने वाले नीचे और रिपेल करने वाले ऊपर, ये ऐसे एक लेयर बना देंगे, ठीक है, एक लेयर बना देंगे ऐसे। तो बेसिकली अगर मैं इसकी थिकनेस निकाल पाया, ध्यान से समझना एक्सपेरिमेंट कहां जा रहा है, अगर मैं इसकी ये थिकनेस निकाल पाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा डायामीटर ही आ जाएगा, डायामीटर ही आ जाएगा, समझ रहे हो। पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा, राइट राइट, अभी आ रहे हैं, पानी के ऊपर एक लेयर बना देगा, कुछ पानी से जो प्यार कर रहे हैं वो पानी के साथ गुटरगु कर रहे हैं, जब पानी से खुंदस खा के है वो बाहर की साइड निकल गए। तो बेसिकली अगर मेरे को इस जो हम लोगों ने सोपी सोल्यूशन का एक लेयर जो बनेगा, अगर मैं उसकी थिकनेस निकाल पाया तो कहीं ना कहीं इसका डायामीटर पता लग जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, डायामीटर पता लग जाएगा, कोई पंगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, नाउ कम्स द मेथड।
तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड ले लिया, ठीक है, इसको मिक्स किया, दिस इज द मेथड जो आपको बताना है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल, ये पानी में नहीं मिलता है, ठीक है, हमारे पास नॉन पोलर से मिलते हैं, पोलर से मिलते हैं, अभी आपको केमिस्ट्री में पढ़ जाएगा, वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे रे, अरे पढ़ेंगे, काहे का लोड ले रहे हो, पहले ये पढ़ो ना, जब वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे तब कहेंगे सर बैकलॉग हो गया, अरे पहले इसको पढ़ो यार, ठीक है, पहले इसको पढ़ो। तो हमने क्या किया, ओलिक एसिड, ठीक है, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब मींस एक क्यूब ले लिया, ठीक है, एक क्यूब ले लिया जिसका हर साइड हमारे पास 1 सेंटीमीटर का था, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसमें ओलिक एसिड भरा और यहां रख लिया, इसको मिलाया एल्कोहल से, एल्कोहल में ये मिल जाता है, ठीक है, हाँ, फोबिक मींस सकत लौंडा, राइट, फोबिक, भाई हम ना मिल रहे पानी से, हम दूर जाके खड़े हो जाएंगे हवा में, लेकिन नहीं, हम ना मिलेंगे, वैसे ही समझ लो, राइट। तो हम लोगों ने इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसका जो भी सॉल्यूशन बना इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब और निकाला और इसको दोबारा इस वाले में मिला दिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल दोबारा मिला दिया, ठीक है, समझ रहे हो, 2 बार किया ये, पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब उसमें मिला दिया, ठीक है, मींस यहां पर 1/20 हमारे पास, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन की बात करूं, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है, वो हमारे पास 1/20 हो गया, ठीक है, फिर मैंने उसमें से एक और सेंटीमीटर क्यूब का निकाला, उसको फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम पे डाल दिया, तो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड हो गया हमारे पास 1/400, मतलब 1/20 ऑफ, क्योंकि इसमें से फिर से हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है, तो पहले हमारे पास 1/20 हुआ था, इसमें से निकाल के फिर 20 में डाल दिया, तो 1/20 इंटू 1/20, तो 1/400 हमारे पास कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, 1/400, 21 नहीं रे, तुम यहां पे कुछ बच्चे, मेरे को पता था ये कीचड़ दिमाग में आएगा, ठीक है, जब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटा, हम लोगों ने उसको कितने में मिलाया, तो हम लोग सॉल्वेंट जो उसको घुला रहा है उसमें वो बट जाता है, ठीक है, उसमें वो बट जाता है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये, मेरे को पता था केमिस्ट्री वाला कीड़ा ना यहां पे खुजली करेगा तुम्हें, ये चीज मान लो, समझना बेटा, हम लोग टोटल वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं जा रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि टोटल वॉल्यूम में इतना बट गया, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो एल्कोहल है उसके अंदर ये मिक्स हुआ, तो ये हर जगह बराबर गया है, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालता हूं तो 1/20 इसका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन हो गया है, ठीक है, मान लो एक रूम में 20 डब्बे थे यार, मैंने सब में 1 सेंटीमीटर क्यूब को सबको बराबर कर दिया, कोई भी एक डब्बा निकालूंगा उसमें 1/20 ही तो मिलेगा ना बराबर, तो 1/21 टोटल वॉल्यूम के हिसाब से नहीं होता, सॉल्वेंट के हिसाब से होता है, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है, ये सॉल्वेंट जो घुला रहा है ये, ठीक है, दिस इज सॉल्यूट, तो इसके हिसाब से इसके हर सेंटीमीटर क्यूब में ये 1/20 हो चुका होगा, ठीक है, फिर हम लोगों ने उसमें से एक निकाला, फिर से 20 से करा, 1/400 हो गया, करा क्यों गया, लॉजिकली समझो, सर ये क्यों कर रहे हैं, वाई, पहली चीज तो ये बुक्स में से बच्चे पढ़ लेते लेकिन ये नहीं समझ आता, मैं इसका कंसंट्रेशन कम इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं इसको पानी पे डालूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब मैं इसको पानी पे डालूंगा, ये पानी का लेयर है और मैंने कहा था ऐसे हो जाने चाहिए, अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो पता है कैसे हो जाएंगे, ये तो रहेगा ही, फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर भी पड़े होंगे, ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई कुछ तो ऐसे होंगे और कुछ इनके ऊपर चढ़े हुए होंगे गधे के जैसे, ठीक है, तो जब हम लोग थिकनेस निकालेंगे तो ये मल्टी लेयर की पता लगेगी, मल्टी लेयर हो चुके हैं, ये समझ रहे हो, ये मल्टी लेयर हो चुके होंगे, मेरे को पता था, केमिस्ट्री इतनी घटिया है तुम लोगों की, ठीक है, कहीं पर भी सॉल्यूशन अब रिपीट कर दो, थोड़ा सा रिपीट कर दो, अरे केमिस्ट्री सुधारो भैया, ठीक है, केमिस्ट्री सुधारो अपनी, पहले हाइड्रोफोबिक, रिपीट विद रिमेनिंग, तुम कर लो पहले, अपनी केमिस्ट्री का गंद फैला लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे, देखें जरा क्या लिख रहे हैं, रिपीट, एनसीईआरटी का सबसे सिंपल पार्ट रिपीट, जरा देखो, कर लो, तुम पहले कर लो फिर हम कर लेंगे, है? पहले तुम कर लो,
हाँ देखो आ गए रिपीट, हाँ कर लो और कर लो, देखे जरा। अभी भी सुधर नहीं रहे, रिपीट पे रिपीट लिख रहे, ये नहीं कि एक बार सोचे क्या कह रहा हूं। ठीक है बेटा, ओवरऑल ये है जो ओलिक एसिड होता है वो हट्टा कट्टा मोटा ताजा, दोबारा रिपीट कर देते तुम्हारे लिए। ठीक है, खून चूस लो, हमारा खून चूस लो। तुम लोगों की ना केमिस्ट्री बहुत घटिया, ये तो समझ आ गया। फिजिक्स तो मैं चलो सुधार रहा हूं, केमिस्ट्री बहुत घटिया है तुम लोगों की। ठीक है, तुमने 9-10 कुछ नहीं पढ़ा। आईआईटी करेंगे सर जी, आईआईटी करेंगे, हैं? केमिस्ट्री कहां से करोगे? देखो आ गए रिपीट। अच्छा रुक जाओ, अरे तुम हमारे अंटर पंटर हो, तुम्हें दोबारा समझा देते, कोई नहीं। सिलेबस फिर पीछे खिसकता रहता है क्योंकि तुम बहुत छोटी छोटी, दिक्कत पता है क्या है, सिलेबस इसीलिए आज का देखो, आज का जो टीपीपी था सिग्निफिकेंट फिगर्स पे था। ठीक है, अब बात यह है कि तुम सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुंचने ही नहीं दोगे मेरे को, तो मैं कैसे करवाऊं? ठीक है चलो रिपीट कर देते हैं भाई। हमारे पास तो लग रहा है हमारे पास 2 बटन है, यहाँ पे प्ले और यहाँ पे रिपीट। सर जी प्ले, हम बोले जा रहे, पढ़ाए जा रहे, फिर अरे रोको रे, रिपीट, फिर रिपीट कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगा ले। चलो रोको बता देते हैं तुम्हें। भाई देखो ओलिक एसिड, सिंपल सी बात, पानी पी ले, खून तो पी ही रहे हो, हम कम से कम पानी पी ले। आओ बे, दोबारा से हिम्मत करते हैं। हाउस द जोश, नील कर दिया तुमने मेरा, रिपीट कर करके बात। ठीक है भाई देखो, केमिस्ट्री में तुम ओलिक एसिड पढ़ोगे बाद में, तुम्हें दिक्कत क्या है ना, सब चीज अभी जाननी, सारा ज्ञान अभी ले लोगे और अभी पेपर देके रैंक निकाल दोगे। सुनो अब ध्यान से, चैट रोको भाई, दोबारा चैट रोको, जिनको समझ आ गया वो भी ध्यान से सुने, जिनको नहीं आया वो भी ध्यान से सुने। भाई ओलिक एसिड हमारे पास एक केमिस्ट्री में तुम बाद में पढ़ोगे, एक ऐसा एसिड होता है जो हट्टा कट्टा मोटा ताजा सा एसिड का एक मॉलिक्यूल होता है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट पानी से मोहब्बत करता है और एक पार्ट पानी से दुश्मनी करता है। ठीक है, तो अगर मैं उसको पानी में डालूंगा, मैंने बताया फिलिक मतलब होता है मोहब्बत और फोबिक मींस डर। ठीक है, हाइट का डर होता है, ठीक है, स्पेस का डर होता है कई लोगों को, वैसे ही हाइड्रोफोबिक मींस पानी से डर। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको पानी में डालते हैं तो ये पानी से मोहब्बत करने वाले पानी के साथ चोंच लड़ाना स्टार्ट कर देते हैं और पानी से दुश्मनी करने वाले उस साइड मुंह करके खड़े हो जाते हैं, है ना? ऐसा हो गया। अगर मेरे पास ओलिक एसिड का कंसेंट्रेशन कम होता, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ओलिक एसिड का कंसेंट्रेशन कम होता तो एक यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनती। यूनी मतलब एक, ऐसे भसड़ नहीं मचा रहे होते, ठीक है, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक एक एटम ऐसे अलाइन हुआ होता। ठीक है, तो अगर मैं ये थिकनेस निकाल लेता तो कहीं ना कहीं उसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली पता लग जाता। अब मैंने उसको लंबा बना रखा है तो ये नहीं सर डायमीटर कैसे है, अरे हमारे पास बाद में पढ़ोगे स्टीरिक हिंड्रेंस होता है, मतलब कहने का मतलब तुम्हें ओवरऑल साइज पता लग जाएगा, ओवरऑल साइज पता लग जाएगा, इतना समझ लो। ठीक है, अब जरा देखो हमने क्या करा, ओलिक एसिड पानी में नहीं मिलता है, पानी के साथ नहीं मिलता क्योंकि उसका कुछ पार्ट पानी से मोहब्बत कर रहा है और कुछ पार्ट पानी से मोहब्बत नहीं करता। उसको मिलाने के लिए नॉन पोलर सोलवेंट चाहिए होता है, जैसे तुम और बाद में पढ़ोगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑर्गेनिक को ही मिला पाते हैं। ये एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन मान लो और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये आपस में मिल सकते हैं, पानी के साथ नहीं मिल सकते। तो हमने क्या करा, ओलिक एसिड को उठा के 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिला दिया। ठीक है, मींस 20 सेंटीमीटर, मान लो एक रूम में 20 डब्बे थे, मैंने उसमें सब में पानी बराबर बराबर भर दिया। ठीक है, तो सबका कंसेंट्रेशन बराबर हो गया ना, तो हम सॉल्वेंट के टर्म्स में बोलते हैं कि इसके हर एक डब्बे में, ठीक है, मान लो यहाँ पे 20 डब्बे थे, ठीक है, ऐसे 20 डब्बे थे, अगर मैं 1 सेंटीमीटर का एक डब्बा निकालूंगा तो उसमें 1/20 हो चुका होगा, क्योंकि ये 20 इतना ओलिक एसिड 20 डब्बों में बराबर गया था। ठीक है, मैंने एक निकाला, फिर से वही काम करो, तो यहां पे कंसेंट्रेशन 1/20 थी, यहां पे कंसेंट्रेशन 1/20 का एक और हो गया। अब नॉन पोलर क्या होता है, जिसमें पोल्स नहीं होते रे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, दोज आर कॉल्ड पोलर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब कंसेंट्रेशन हो गया 1/400। क्यों करा, मेरे को कंसेंट्रेशन कम इसलिए चाहिए था कि अगर मैं ऊपर डालूं, ठीक है, लॉजिकली समझो यार, आओ एक और चीज बताते हैं तुम्हें। भाई प्लास्टिक की बॉल तो खेला होगा ना, क्रिकेट तो खेला होगा ना, पानी पे तैरती है ना। मान लो मेरे पास एक कंटेनर था, ठीक है, पानी भर दिया और मैंने इस पे प्लास्टिक की बॉलें डाल दी, तो प्लास्टिक की बॉलें ऐसे तैरने लग गई। ठीक है,
प्लास्टिक की बॉल ऐसे तैरने लग गई। जो भी थिकनेस आएगा प्लास्टिक की, मतलब इसलिए ये जो लेयर बनी है, दिस इज लेयर ऑफ बॉल्स, समझना जरा, लेयर ऑफ बॉल्स। जो भी ये थिकनेस बनी दैट इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ बॉल, हाँ या ना? ठीक है, पहले ये बताओ थम्स अप या थम्स डाउन, इतना समझ आ रहा है ना? प्लास्टिक की बॉल जिससे क्रिकेट खेलते थे बहुत हल्की सी होती थी, स्विंग करा लेते थे, हवा चल रही है तो स्विंग हो गई, खुश हो जाते थे, है ना? अगर मैं उसको पानी पे डालूंगा एक लेयर बन जाएगा। अगर सिर्फ एक लेयर बनाई है बॉल से तो जो भी थिकनेस ऑफ द लेयर है दैट इज द डायमीटर ऑफ द बॉल। बोल सकता हूं हाँ या ना? थम्स अप या थम्स डाउन? अरे बोलो रे बेबे, बोलो बोलो। कॉपी में लिखना है, हाँ लिखना है बेटा। बनेगा थम्स अप या थम्स डाउन? जल्दी से बताओ रे। जल्दी बताओ। राइट, समझ आया? अगर मैं, अब जरा समझना, अगर मैं बहुत सारी बॉल्स लाके पानी पे डाल देता, बहुत सारी, तो क्या होता? कुछ बॉल्स तो पानी पे बनती, कुछ इनके ऊपर टिक जाती, है ना? अगर मेरे पास बॉल्स बहुत ज्यादा होती तो ऐसा होता। तो क्या मैं जब थिकनेस निकालता, वो डायमीटर मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि मल्टी लेयर बन गई होती, है ना? इस चीज को करने का मेन पर्पस ये है, ये कंसंट्रेशन कम करने का मेन पर्पस ये है कि जब ये पानी पे रहेगा तो सिर्फ एक यूनी लेयर बने, एक ही लेयर रहे पानी पे, जैसे बॉल्स का एक लेयर बन रहा था। हम चाहते हैं कि ज्यादा भसड़ ना मचे मींस ये इनके ऊपर ना चढ़े, एक लेयर हो। तो थिकनेस निकाल लेंगे, ठीक है, थिकनेस निकाल लेंगे। आप समझ आया क्यों कर रहे थे कंसंट्रेशन कम, ये चीज, ठीक है? अब जरा समझो, तो हम लोगों ने वो कर लिया था, कंसंट्रेशन हो गया 1/400, ठीक है? कंसंट्रेशन हमारे पास 1/400 हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, हम लोगों ने क्या करा, पानी का कंटेनर लिया, पानी डाला, ठीक है, और जो कंसंट्रेशन था उसके n ड्रॉप्स, n बूंदे डाल दी, n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने पानी पे डाल दिए। दिस इज अवर वाटर, क्योंकि ये पानी से मोहब्बत पूरा का पूरा नहीं करता है तो ये इसके ऊपर तैरने लगेगा, ये ऐसे जाके इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है। तुमने ये चीज करके देखी होगी लेकिन सोचा नहीं होगा क्योंकि दिमाग नहीं है। पानी के ऊपर एक बूंद तेल का डाल लो तो डिस्क बन जाती है, हाँ या ना? पहले बताओ। अगर मान लो मेरे पास ये पानी का लेयर है, जैसी ही मान लो एक गिलास थी, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक पानी के ऊपर एक बूंद तेल डाल दूंगा तो तेल ऐसे फैल के ऐसे बन जाता है, डिस्क टाइप बन जाता है, हाँ या ना? थम्स अप। पहले बताओ। सबका डायमीटर सेम होता है, ऑब्वियसली एक ही मॉलिक्यूल है तो डायमीटर सबका सेम ही आएगा ना बेटा, एक ही मॉलिक्यूल है ना। HCl के बहुत सारे लोग हैं, सभी का डायमीटर सेम होगा। पहले बताओ, पानी के ऊपर एक बूंद तुम तेल का डालते हो तो इस तरह से डिस्क बनता है, हाँ या ना? बनता है ना? थम्स अप आ रहा है, बिल्कुल सही। एक्चुअली में जो हमारे पास ये ओलिक एसिड था ये पानी के साथ नहीं मिलता है, तो ये बेसिकली वही काम कर रहा है तेल वाला। बहुत सही, बहुत सही, प्रोसेस समझना, ठीक है? तो ये क्या करता है, ऊपर हमारे पास इस टाइप से एक डिस्क टाइप से फैल जाता है, ठीक है, डिस्क टाइप से हमारे पास फैल जाता है, इसके ऊपर एक डिस्क बना लेता है ऐसे, ठीक है? बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, तो डिस्क बना लेता है। जो हम लोगों ने अल्कोहल डाला था ना, अल्कोहल हो जाता है इवापोरेट, टाइम के साथ ये हवा इसको उठा के भग जाती है, ठीक है, अल्कोहल हो जाता है इवापोरेट। तो बचा क्या, कितना बचा टाइम? अरे बोलो बोलो, 20 मिनट बचे। अरे बच्चों तुमने बहुत समय खा लिया रे। अल्कोहल हो जाता है इवापोरेट, इसमें से अल्कोहल निकल गया। अगर अल्कोहल निकल गया तो बचा क्या? बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ ओलिक एसिड। थोड़ी देर के बाद हमें पता लगा सिर्फ और सिर्फ है ओलिक एसिड। समझ गए? अब जरा देखना, मींस यहां पर ओलिक एसिड ऐसे 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 खड़े हैं, ठीक है, इस टाइप से खड़े हैं। इसका ये जो थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस है, इस पे ध्यान देना। नाउ कंसंट्रेशन कम करने की वजह से हमारे पास यूनिलेयर डिस्क बनी होगी, हम ये मान के चलते हैं। हमने कोशिश करा कम से कम कंसंट्रेशन डाली तो इस टाइप से बन गया। ओके, अब जरा देखना, जो एन ड्रॉप्स डाली थी, वॉल्यूम ऑफ ओलिक जो था हमारे पास दैट वाज 1/400 कंसंट्रेशन थे,
यही तो था, ठीक है, 1/400, ठीक है। और इस डिस्क का जरा ध्यान से देखो, आधे बच्चे ना अब ये भी नहीं जानते होंगे, केमिस्ट्री भी खराब है और मैथ्स भी खराब है। इसका वॉल्यूम क्या होगा डिस्क का? तो एरिया, ये वाला एरिया इंटू थिकनेस, ये आएगा, ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस लिख सकते हैं। पहले तो ये बताओ भाई, थम्स अप या थम्स डाउन? एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, मेरे को पता है, मेरे को पता है, अब लेनी पड़ेगी तुम्हारी, ठीक है। एरिया इंटू थिकनेस समझ आ रहा है? हाँ या ना, थम्स अप और थम्स डाउन पहले बताओ। ये समझ आ गया ना? इसका वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू थिकनेस करोगे वॉल्यूम मिल जाएगा। बेसिक चीज पता है, ठीक है, बेसिक चीज पता है, थम्स अप या थम्स डाउन, राइट, ठीक है। नहीं पता तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, एक सिलेंडर है ये, हाइट की जगह पर थिकनेस आ गया। बेसिक नहीं पता है, आईआईटी करेंगे हैं। और पाई आर स्क्वायर इसका एरिया बन गया, इसीलिए लिखा गया है एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है, राइट। तो जो भी वॉल्यूम डाला था ओलिक एसिड का था, अब हो गया क्वेश्चन, जरा देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। तो वॉल्यूम अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू थिकनेस, एंड दिस थिकनेस इज नथिंग बट द डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड, डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड, यही तो डायामीटर था। तो दिस इज डायामीटर ऑफ ओलिक एसिड, हमें पता लग जाएगा 1/400, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम था ना एन ड्रॉप सी, तो एनवी देखो, देखो वॉल्यूम ऑफ यहां पर आएगा ओलिक एसिड, एन ड्रॉप सी, तो एन टाइम्स V/400, पहले ये समझो, सेंटीमीटर क्यूब। जो भी वॉल्यूम V, एक बूंद का वॉल्यूम V, उसमें 1/400 था, ठीक है। कंसंट्रेशन देखो, हमारे पास कंसंट्रेशन 1/400। इफ वॉल्यूम इज V, इफ वॉल्यूम इज V, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड V/400 होगा। देखो ना यार, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 आ गया था, V वॉल्यूम में कितना होगा? V/400। ऐसी n ड्रॉप्स थी, ठीक है, n ड्रॉप्स थी, तो NV बाय, ये वॉल्यूम है, ठीक है, NV/400। और एरिया कैसे निकालोगे भाई? ये तो पता लग रहा होगा ना, रेडियस यहां से निकाल लोगे ना, दिख जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर दैट विल बी द डायामीटर। इस तरीके से हम लोग एक ओलिक एसिड का डायामीटर निकाल पाते हैं। दिस इज अगेन एन अप्रोक्सीमेट मेथड। क्यों? क्योंकि मल्टीलेयर फिर भी बन सकती हैं, मल्टीलेयर फिर भी बन सकती हैं, हमारी कैलकुलेशंस में एरर हो सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट मेथड है। हम लोगों ने देखा कि कब से कितने दूर का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। छोटे से छोटा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस निकालना है तो इस टाइप से। अब बताओ, सब ऊपर से जा रहा है, जाएगा ही, क्योंकि तुमने पहले कभी अपनी हाइट ही नहीं बढ़ाई, ठीक है। केमिस्ट्री में तुम्हारे फर्स्ट लेक्चर में भी यही दिक्कत था, क्योंकि बेसिक्स तुम्हें आते नहीं थे, तो तुम्हें लगा कि सब चीजें खराब है। यहां पर जैसी केमिस्ट्री आई, रंग दिखा दिया। चैमेलियन हो तुम, चैमेलियन, रंग बदल जाते हो अचानक से केमिस्ट्री में। बेटा अपनी प्लीज केमिस्ट्री में थोड़ा सा इनपुट्स डालो, अदरवाइज और दिक्कत आएगी। सर एल्कोहल तो उड़ गया था ना, इसीलिए वॉल्यूम किसका लिखा? 1/400। जरा ध्यान से सुनो, देखो 1/1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड इसमें डाला था एल्कोहल में, तो इसके हर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 कंसंट्रेशन था ऑफ ओलिक एसिड। इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब और निकाला, फिर 20 में डाल दिया। 1/400 मीन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, इस वाले में, इन दिस 1 सेंटीमीटर क्यूब we have 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ठीक है। मेरे पास n टाइम, मैंने एक V वॉल्यूम का ड्रॉप लिया था, देखो यहां पे बूंद डाली थी ना V वॉल्यूम की, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 था, तो V वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? V/400। ऐसी n ड्रॉप्स 4-5 बूंदे डाल दी थी, इसीलिए अब आ गया, कुछ बच्चों को आ गया समझ, ठीक है, अब कुछ बच्चों को समझ आ गया, राइट। एल्कोहल में डालने का फायदा ये हुआ, अब कुछ बच्चों को रहेगा सर एल्कोहल यूज क्यों किया जब बाद में उड़ा दिया? कंसंट्रेशन कम करने के लिए। अगर कंसंट्रेशन कम नहीं होती, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते और थिकनेस डायामीटर नहीं बता पाता।
तो हमें कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए था कि जो उसको घोल भी ले और बाद में भग भी जाए, क्योंकि एल्कोहल यहां पे रहेगा तो उसका डायमीटर भी निकाल देते हम, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली फायदा बस यही हुआ, एल्कोहल ने कंसंट्रेशन कम किया और ये इवोपरेट हो जाता है, बाद में उड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ओलिक एसिड बचेगा, ठीक है। अब बताओ भाई, अब बताओ, इतनी मेहनत करवा दी, 5 मिनट का होता है, कैसे आईआईटी निकालोगे, ठीक है। कैसे आईआईटी निकालोगे जब तुम अपना लेवल नहीं बढ़ाओगे, तुम मुझे नीचे खींच लोगे, सीबीएसई का टीचर बना दोगे। इतनी रैंक निकाली, सब कहेंगे सर अब तो आप सीबीएसई पढ़ा रहे, हमारे बच्चे ही ऐसे, हमारे बच्चे ही ऐसे हैं, हमें आईआईटी का पढ़ाना ही नहीं देते। इतना अच्छा कंटेंट लेके बैठे थे, आज कराएंगे और डीपीपी करेंगे बच्चे, लेकिन ना, कैसे करा लोगे, हम तो खींच लेंगे टीचर को, सीबीएसई करवा देंगे। बताओ भाई, समझ आया? राइट। पसीने छूट गए भैया केमिस्ट्री समझा रहे याद रहेगा ये दिन, क्लास के स्टार्टिंग में पूछा था हाउस द जोश, तुमने मेरी मौत कर दी, तुमने गोलियां चला दी मेरे पे। ये अर्जुन जो कहां गया, हमारा अर्जुन कहां गया रे अर्जुन? यहां पे ना राजवंश सर रख रखा है और खोपड़ी पे सीधे मार रहे हो तुम। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, राइट। अब आ जाओ, क्योंकि समय कम है, तो दिस इज अ मेथड। ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई में पूछा जाता है, हाउ यू कैन डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ एन ओलिक एसिड, ठीक है। तो आपको ये पूरा मेथड समझाना पड़ेगा, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, राइट। तो हमारे पास इस टाइप से, रुको 1 मिनट, हटाओ इसको, इस पे जाएंगे। अब जरा देखो, अब रुको भाई, टाइम कम है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, भाई आज की डीपीपी तुम नहीं कर पाओगे, रीजन बीइंग आप लोगों ने ओलिक एसिड की वजह से अपना डीपीपी रोक लिया है। मिल जाएगा, अब अगली क्लास में करना, कल की क्लास है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट होएगा तब करना, ठीक है ना। होल्ड योर चटियाना, होल्ड योर चटियाना, हम है ना भाई, एक जंगल में एक ही शेर हो सकता है और वो यहाँ पे हम चटियाएंगे। तुम रुको, पहले रोको अपने आप को, हाँ रोको, बहुत सही, देखा ये होती है दहाड़ हमारी, ठीक है, रोको अपने आप को, बहुत सही, राइट। अब जरा समझो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, रूल्स पढ़ लिए हैं, लेकिन मैं इसका पर्पस बता देता हूं कि हम लोग ये क्यों पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स में या फिर किसी भी साइंस में, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि बुक्स में बेटा सिर्फ और सिर्फ इसका रूल्स मिलेगा, क्यों कर रहे हैं इसका रीजन नहीं लिखा होता, ठीक है। बोला जाता है सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मींस इंपॉर्टेंट है, तो हमें पढ़ना होता है, हमें मार्क्स चाहिए, हम है लीचड़, तो हम लोग रट के बैठे होते हैं, लेकिन क्यों करना होता है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो चटिया रहे हैं 5 मिनट के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में बोलना, इंपॉर्टेंट वाली बात बोलनी बंद कर दूंगा तो चटियाते रह जाओगे, छूट जाएगा, रिकॉर्डेड में फील नहीं आएगा। तो प्लीज अपना चैट रोक लो और ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। बेटा हमारे पास वाई डिजिट्स इन मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, वाई डिजिट्स इन मेजरमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लोग फिजिक्स में ना हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैंने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बोला था, ठीक है। मींस हम लोगों को किसी भी क्वांटिटी को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, और जब हम लोग नापेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, दोज आर कॉल्ड एरर्स, और इसी के बाद हमारे पास एरर्स वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो आपको यहां पर ध्यान से समझना है कि कई बार हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, कई बार हमारे पास जो कैलकुलेशंस होती हैं वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से ली जा रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मास नापने के लिए वेइंग मशीन जनरली दुकानों पे मिलती है, ठीक है। 2 केस है, आप अपने बाल वाल सेट करके मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में एक सब्जी वाला बैठा था, ठीक है, आपने अंकल को थोड़ा मोटा कर देते, ठीक है, ये उनकी तोंद है, ठीक है, अंकल बैठे हैं और हरियाली पूरी, यहां पे सब्जियां पड़ी हैं बहुत सारी, ठीक है। अंकल से बोला तुमने, अंकल 1 किलो आलू दे दो, ठीक है। अंकल के पास तराजू है तौलने वाला, जो ऐसा होता है हमारे पास, अरे कैसा होता है, रुको, ठीक है, तराजू है हमारे पास ऐसा तौलने वाला, हाथ से पकड़ के जो तौलते हैं, ठीक है, फील आ रहा होगा, मेरे को पता है। तो तुम गए, ये लड़का है बाय द वे, लंबे बाल हो गए, लॉकडाउन में कटवाए नहीं इसने ठीक है, हाँ लड़का है ये, हाँ। तो ये गया, इसने कहा अंकल 1 किलो आलू दे दो, और अंकल बेचारे, अंकल के पास बट्टे जो होते हैं ना 1 केजी का लोहे का वो होता है, तुमने देखा होगा, अंकल के पास सिर्फ 1 केजी के ही बट्टे थे, ठीक है। आपने कहा 1 केजी आलू दे दो, तो अंकल ने वो दे दिया, ठीक है। 2 केजी प्याज दे दो, अंकल ने वो दे दिया, ठीक है। बस आपको इतना लेना था।
तो टोटल हो गया 3 केजी। अंकल को नापने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके पास 1-1 केजी के बट्टे थे, राइट। अब जरा समझना, फिर जैसे ही आप जाने लगते हो आप कहते हो अंकल, अरे अंकल हमें धनिया भी दे दो जरा 100 ग्राम। अंकल ने आपको 100 ग्राम धनिया भी दे दी, लेकिन अंकल इसको नाप नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि अंकल को पता है अमीर इंसान है लेकिन वो धनिया के लिए बिक जाता है अगर इस इंसान को जो मर्सिडीज में से उतरेगा लेकिन 100 रुपए की धनिया फ्री लेके जाएगा, दैट इज इंडिया, ठीक है, धनिया उसको फ्री में चाहिए, ठीक है। तो उसने अंकल ने देखो, अंकल बेचारे गरीब, लेकिन तुम सोचो वो तब भी दे देते, अच्छा ले जाओ यार, ठीक है। हर कोई 100-100 ग्राम धनिया लेके जाता है, अंकल का दिन में 4-5 किलो धनिया बिक जाता है और 1 केजी धनिया बहुत महंगा आता है। अंकल वो लॉस झेलते हैं और तुम 1 केजी आलू पे वो भी करते हो बार्गेनिंग, अंकल आलू ओ 20 रुपए वहां पे तो 15 रुपए का दे रहा है, 5 रुपए में तुम लड़ रहे होगे। अंकल ने नुकसान झेल लिया क्योंकि हो सकता है तुमने 100 ग्राम मांगा, अंकल ने 200 ग्राम दे दिया क्योंकि उनके पास बट्टा नहीं था। बट्टा मींस वेइंग मशीन उस तरीके से कैलिब्रेट नहीं था। अब समझना, तो अंकल ने तो 100 ग्राम दे दिया, ठीक है, दिल बड़ा था अंकल का, सब्जी वालों का सबका दिल बड़ा होता है, हमें दे देते हैं फ्री में धनिया, ठीक है। अब समझो तुम यहां से गए, मर्सिडीज गाड़ी थी तुम्हारी खटारा सी, सेकंड हैंड बस रौले के लिए खरीद रखी है मर्सिडीज गाड़ी, इसमें बैठ गए और दूसरा सिनेरियो आ गया। अब आ गया तुम्हारा वैलेंटाइन डे, ठीक है। अब वैलेंटाइन डे पे क्या करने गए, तुम गए एक रिंग खरीदने, ठीक है, रिंग खरीदने के लिए, ओके। अब समझना, तो क्या हुआ, तुम गए एक सुनार के पास, ठीक है, गोल्ड मर्चेंट कह देते हैं, ठीक है। गोल्ड मर्चेंट इससे भी मोटा, आराम से बैठा है, तोन लगा के लल्ला, ठीक है, और यहां पे रिंग पड़ी है, ठीक है। तुमने जाके अंकल से बोला कि अंकल हमें रिंग चाहिए, ठीक है। अंकल ने दिखाया कि एक रिंग है 10 ग्राम की, एक रिंग है 20 ग्राम की, कुछ ऐसे। तुमने कहा कि जेब वैलेंटाइन ही तो है, अगले साल भी आएगा, अगले साल भी कुछ देना है, तो तुमने कहा 20 ग्राम की नहीं अंकल 10 ग्राम की दे दो। अंकल ने अपने वेइंग मशीन पे तुम्हें चेक करा दिया कि जो तुम अंगूठी लेके जा रहे हो वो 10 ग्राम की है। क्या तुम यहां पे बोलोगे धनिया वाले के जैसे, अंकल 5 ग्राम और डाल दो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा? अंकल ना सूतेंगे तुम्हें क्यों बताओ भाई। इसके लिए तुम जाके क्या सुनार की दुकान पे जाके बोल सकते हो कि 5 ग्राम थोड़ा सा और डाल दो, इसमें मजा आ जाएगा। यहाँ पे 100 ग्राम मांग रहे थे, वहां पे 5 ग्राम मांग के देख लो, मजा आ जाएगा। गेट बंद किया जाएगा, लाइट बंद करी जाएगी और वो रिंग के जैसे गोल घुमा के पीटा जाएगा तुम्हें, हाँ या ना, हाँ या ना। पहले ये बताओ कि गोल्ड स्मिथ, अरे गोल्ड मर्चेंट जो भी, उसके पास जाके क्या तुम 5 ग्राम भी एक्स्ट्रा मांग सकते हो फ्री का? बोलो भाई, हाँ या ना। मांग सकते हो, मांग सकते हो क्या? बताओ, लॉस ऑफ बोन्स, राइट, प्राइस महंगा है, राइट, हाँ, नहीं मांग पाओगे, ठीक है, नहीं मांग पाओगे क्योंकि सारे वर्कर मिल जाएंगे उस समय। अबे कहां से आया, पहले इसको पकड़ो, ये नमूने को धरती पे से उड़ाना पड़ेगा, ये फ्री का गोल्ड मांग रहा है, राइट, नो, ठीक है। अब समझना क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है 10 ग्राम का गोल्ड कहीं ना कहीं, सिर्फ गोल्ड की रिंग दे रहे थे, 45,000 की है, ठीक है, 45,000 10 ग्राम में आता है। और तुम जाके वहां पे अपनी धनियापंती करने लग गए, बनियापंती नहीं, बनियापंती तो वो कर रहा है, तुम कर रहे हो अपनी धनियापंती। क्या कर रहे हैं? धनियापंती। तुमने कहा 5 ग्राम और डाल दो अंकल, मजा आ जाएगा घर पे। बेटा 5 ग्राम ना उसके लिए कम से कम कितना हो जाएगा, 22,500 रुपए का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही दे देगा तुम्हें। अगर मैं 1 ग्राम की भी बात करूं ना, 1 ग्राम भी उसका 4500 रुपए का है, जितनी तुमने फीस दी है ना उससे ज्यादा 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देगा वो तुम्हें, 1 ग्राम भी। तो वो अपना जो वेइंग मशीन है क्या अंकल के जैसे लगाएगा या बहुत एक्यूरेट लगाएगा? अब बताओ, एक्यूरेट वाली लगानी पड़ेगी, हाँ या ना? बोलो भाई, एक्यूरेट, हाँ बोलो, जिनको पता है कि अब इन अंकल को हमें बहुत अच्छी एक्यूरेट मशीन देनी पड़ेगी, नहीं तो ये धनियापंती वाले बनियापंती कम करा देंगे। पहले बताओ भाई, है ना? बोलो भाई, एक्यूरेट देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि उसका हर 1 ग्राम भैया 4500 का है, फिजिक्स वाला का एक कोर्स से भी महंगा, ठीक है, तो वहां पे नहीं हो पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं इसको जो मशीन देनी होगी, ठीक है, मशीन देनी होगी, वो कहीं, ये केजी में नाप के बता रहा था, ये जो था हमारे पास वेइंग मशीन केजी में नाप के बता रहा था, एक्यूरेट देना पड़ेगा बहुत सही, अदरवाइज लॉस हो जाएगा रे, ठीक है।
तो ये मशीन जो होएगी वो जैसे मान लो 10.000 ग्राम्स तक ऐसे नापेगी, जितना छोटा नाप सकती है उतना देगी, क्योंकि हमारे पास इसके लिए ये डिजिट्स 10.1 ग्राम भी अगर होता तो भैया 0.1 ग्राम 4500 लेके चला गया उसके लिए, ठीक है। तो वो कोशिश करेगा एक ऐसी मशीन लाने के लिए जहां पर उसकी रीडिंग बहुत छोटी सी छोटी भी पता लग जाए और वो अपना पैसा बचा पाए, है ना, ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसने इस वाली की जो वेइंग मशीन होती है, तुमने अगर कभी गए भी होगे तो बहुत एक्यूरेट होती है क्योंकि उसका लॉस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे डिजिट्स जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। मेजरमेंट ही तो करा ना, भाई साहब ने भी मेजरमेंट करा, इन्होंने भी मेजरमेंट करा, लेकिन अंकल के लिए हो सकता है धनिया 10-5 रुपए की एक्स्ट्रा थी, उन्होंने दिल बड़ा करके तुम्हें कहा कि ठीक है बेटा ले जाओ 100 ग्राम धनिया, क्योंकि उनका इंस्ट्रूमेंट उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया तुम पे। मेजरमेंट इन्होंने भी करा मास का, लेकिन इनके लिए वो सिग्निफिकेंट नहीं था, उनके लिए यही चीज सिग्निफिकेंट थी, 1, 2, ठीक है, ये चीज सिग्निफिकेंट नहीं थी, इंस्ट्रूमेंट नहीं नाप पा रहा था। लेकिन उनके लिए डेसिमल के बाद भी वैल्यू सिग्निफिकेंट थी, अदरवाइज उनका बहुत लॉस हो सकता था। तो कहने का मतलब, कितना टाइम बचा है एक बार बताओ, उसके हिसाब से फ्लो बनाएंगे, 4 मिनट, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब जब भी हम लोग फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज नापते हैं तो हमारे पास कुछ डिजिट्स बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं और कुछ डिजिट्स हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट होती है, मींस डाउटफुल होती हैं। ना भी हो तो कोई पंगा नहीं, ठीक है, ना भी हो तो कोई पंगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ अवर सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड देयर रूल्स, कैसे हम लोग किसी भी रीडिंग से एक सिग्निफिकेंट डिजिट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले अब आप मेरे को यह बताओ कि क्या आपको अब फील आया कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्यों है और क्यों हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले थम्स अप या थम्स डाउन बताओ, पहले थम्स अप या थम्स डाउन बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। केमिस्ट्री में भी पढ़ लिया है आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्या अब फील आया, क्या अब फील आया कि हम लोग क्यों सिग्निफिकेंट डिजिट्स पढ़ने वाले हैं। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। मींस हमारे पास हर कैलकुलेशन में डेसिमल्स के बाद या डेसिमल से पहले कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जो हमारे को इंपॉर्टेंट रहते हैं, अदरवाइज हमारे पास रीडिंग्स खराब हो सकती है, हमारा लॉस हो सकता है या कंफ्यूजन बन सकता है। दो बहुत सही, ये हुई ना बात, ये हुई ना हाई जोश, अब आखिरी में दिला दिया तुमने ठीक है, ये हुई ना बात। तो these digits are going to be significant for us and there are certain rules to determine how we can calculate out the significant digits and after that we are going to go for round off, ठीक है, and how we are going to calculate out the significant digits in arithmetic progressions, means हमारे पास arithmetic में पॉजिटिव प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो how we are going to deal with that we are also going to see in the next lecture, okay। So for today's lecture the DPP which you are getting right now, ठीक है, is for significant digits and thanks to all those students who don't know chemistry they have delayed the lecture ठीक है। So what you have to do is you have to hold the DPPs which you are getting today for tomorrow, ठीक है, because tomorrow we are going to complete the significant digit part, then you will be able to solve the significant digits. Although you have studied these significant digits in chemistry, so those who want to try can go for it, ठीक है। अगर डाउट आए तो पंगा मत लेना, and those who feel like they want to revise it first with me have to hold up till the next class। तुम्हारे भाई ने गजब हिंदी को कन्वर्ट कर दिया अंग्रेजी में, तो तुम्हें खुशी आ रही होगी, हरियाणा में अंग्रेजी भी थोड़ी सी पढ़ाई गई थी हमें, ठीक है। तो भाई और बहनों हम चलते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं और आपको मिलेंगे कल इसी जोश के साथ। तो आप अपनी पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और रट्टा मारे पीछे वाले पार्ट का। तो